गॉस लॉ हमें क्या बोलता है, ध्यान से देखना है। गॉस लॉ हमें बोलता है द टोटल फ्लक्स थ्रू एनी ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल चार्ज एनक्लोज विद इन द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। अगर आप लोगों के पास कोई एक सरफेस है तो वो सरफेस के ऊपर चार सरफेस, ठीक है, चार सरफेस, तो वो चार सरफेस के ऊपर जो फ्लक्स लिंक होगा वो फ्लक्स कितना होगा। तो मैंने क्या सोचा, एक ऐसा सरफेस लेते हैं जहां पे हमारे सारे गॉसियन सरफेस से कंडीशन फुलफिल हो जाए। तो पॉइंट पी पे इसने कितना पोटेंशियल बनाया है, इसने बनाया है Q1 चार्ज का वैल्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस R1। सो हेलो, वेलकम एवरीवन, वेलकम टू वेदांतु महाराष्ट्र। वेदांतु महाराष्ट्र मध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण करणार आहोत चैप्टर नंबर 8 दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। वन शॉट हम लोग लेके आ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का। आपको इस लेक्चर में, इस सेशन में सारे के सारे कंसेप्ट फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड, जितने भी टॉपिक है चैप्टर के अंदर, सारे टॉपिक आप लोगों को कवर करके मिलेंगे। ये सेशन जो है ये एक क्विक रिवीजन के लिए सेशन है। आप लोगों को ये चीज का ध्यान रखना है, इसके अंदर सारे कंसेप्ट जो आप लोग ने पहले चैप्टर में सीखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के चैप्टर में जो पहले आप लोग ने कंसेप्ट सारे सीख ले, वो कंसेप्ट को हम लोग वापस से दोबारा रिवाइज करने वाले हैं, क्विक रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो वन शॉट के अंदर सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। ये पूरे कंप्लीट चैप्टर को हम लोग यहाँ पे देखेंगे और साथ में आप लोगों को नोटबुक भी ले लेना। जो जो फॉर्मूले आएंगे सारे फॉर्मूले आप लोगों को नोट करते जाना है, साथ में मेरे साथ ही आप लोगों को क्विक रिवीजन करना है, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट अस बिगिन। तो सबसे पहले ये जो चैप्टर है इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से ये चैप्टर स्टार्ट होता है वो है गॉस लॉ। गॉस लॉ के बारे में हम लोग ने क्लास 11 में पढ़ा था। गॉस लॉ हम लोगों को इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है किसी भी सरफेस के ऊपर लिंक होता है उसके बारे में बताता है गॉस लॉ, राइट। तो ये गॉस लॉ हम लोग ने क्लास 11 में पढ़ा था। वापस से एक बार हम देखेंगे गॉस लॉ क्या होता है। उसके बाद हम लोग गॉस लॉ के एप्लीकेशन को इस चैप्टर में देखेंगे। पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट है, पोटेंशियल का कंसेप्ट है, कैपेसिटर का कंसेप्ट है, वेन डी ग्राफ जनरेटर का कंसेप्ट है, सारे कंसेप्ट को देखेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट हमारा जो है गॉस लॉ, राइट। तो गॉस लॉ हमें क्या बोलता है, ध्यान से देखना है। गॉस लॉ हमें बोलता है द टोटल फ्लक्स थ्रू एनी ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल चार्ज एनक्लोज विद इन द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। अगर आप लोगों के पास कोई एक सरफेस है, अगर आप लोगों के पास कोई एक सरफेस है तो वो सरफेस के ऊपर चार सरफेस, ठीक है, चार सरफेस, तो वो चार सरफेस के ऊपर जो फ्लक्स लिंक होगा वो फ्लक्स कितना होगा ये आप लोगों को पता चलेगा। वो सरफेस के अंदर कितने चार्ज है डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। परमिटिविटी के बारे में हम लोग क्लास 11 से पढ़ते आ रहे। परमिटिविटी का मतलब होता है मीडियम का परमिशन, जिसका वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, राइट। तो ये आप लोग मान के चलो एक स्फीयर है आपके पास, ये स्फीयर के ऊपर चार्ज की वजह से कितने फ्लक्स लिंक होंगे ये आपको पता चलेगा। कैसे? तो आंसर है फ्लक्स ओवर दिस सरफेस इज इक्वल टू, फ्लक्स ओवर द क्रॉस सरफेस इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड, इसके अंदर कितना चार्ज है, ठीक है, इसके अंदर कितना चार्ज है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। यही है आप लोगों के गॉस लॉ का रूल, ठीक है। तो ये एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, ठीक है। एक बार इसको प्रूफ भी कर लेते हैं, कैसे प्रूफ होगा ये भी देख लेते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों को पता है कि जो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है वो होता है फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई इंटू स्मॉल एरिया कॉस ऑफ थीटा। ये भी क्लास 11 में पढ़े। एक्चुअली ये जो टॉपिक है गॉस लॉ का ये क्लास 11 का टॉपिक है। एक बार मैं क्विक रिवीजन ले रहा हूं बिकॉज अगला जो टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ इसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो गॉस लॉ क्या है, टोटल फ्लक्स लिंक ओवर एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। चलो देखते हैं। तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ई स्मॉल एरिया इंटू कॉस थीटा, राइट। ई कांस्टेंट हमें बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एरिया इंटू कॉस थीटा, राइट, इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एरिया इंटू कॉस थीटा। अब जरा ध्यान से देखना, कॉस थीटा, थीटा क्या होता है ई और ए दोनों के डायरेक्शन के बीच का एंगल। तो अगर आप देखोगे ये वाले सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में और ये वाले सरफेस का एरिया वेक्टर भी ये डायरेक्शन में, दोनों के बीच का एंगल क्या है 0। तो यहाँ पे 0 रख दिया, cos 0 का वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया। अब ये जो सरफेस आप देख सकते हैं ये सरफेस पूरी तरीके से स्फीयर है, राइट, जिसका रेडियस क्या है r है। तो यहाँ पे जो एरिया है, एरिया स्मॉल एरिया का इंटीग्रेशन करोगे तो पूरे सरफेस का एरिया मिल जाएगा। पूरा सरफेस एक स्फीयर है, इसके लिए आप लोगों को मिल जाएगा 4 पाई r²। तो E इंटू 4 पाई r² ये आप लोगों को फ्लक्स का वैल्यू मिल गया। नाउ अभी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट r ड्यू टू q इज गिवन बाय, इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू r, ड्यू टू एट डिस्टेंस r, ये जो चार्ज q है इसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ा है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है कितना फोर्स लग रहा है कितने चार्ज के ऊपर। तो जरा ध्यान देना,
ध्यान देना, E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है Q अपॉन 4πε0r²। ये भी हम लोग ने क्लास 11th में पढ़ा है, राइट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, यानी कि इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, जितने चार्ज हैं Q अपॉन कांस्टेंट 4πε0 और वो डिस्टेंस जिस पॉइंट पे आप फाइंड करें उसका डिस्टेंस क्या R है, तो ये r² हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, ये किसकी वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की, इस इक्वेशन में रख देंगे, राइट। तो फ्लक्स इज इक्वल टू E का वैल्यू रख दिया Q अपॉन 4πε0r² इंटू 4πr²। सो 4πr² कैंसिल हो गया, आपके पास बचा फ्लक्स इज इक्वल टू Q अपॉन ε0। ये ध्यान रखना, ये जो चार्ज होता है ये सरफेस के अंदर का चार्ज होता है, कितना चार्ज अंदर है, ठीक है। तो ये हम लोग ने फ्लक्स को प्रूव कर लिया। तो अब आप लोगों को गॉस लॉ ध्यान से रखना है, ध्यान में रखना है, याद करके नोटबुक में फटाक से पहला फॉर्मूला लिख लो, टोटल फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन ε0। रेडी हो गया, क्लियर हो गया, समझ में आ गया, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते, अब हम लोग क्लास 12 का एक्चुअल टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। यानी अभी हम लोग ने गॉस लॉ तो सीख लिया, अब इसका यूज क्या है, एप्लीकेशन क्या है, अब हम लोग यूज करने वाले। तो गॉस लॉ क्या सीखा आपने, गॉस लॉ आपने सीखा है टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन ε0। ε0 क्या, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। क्लियर है, चलो स्टार्ट करते। तो सबसे पहला एप्लीकेशन है कि आप लोगों के पास एक स्फीयर है, उसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज आपने कर दिया है, तो वो स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे कितना बनेगा। तो देखो पहला एप्लीकेशन है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। आपके पास एक स्फीयर है, ध्यान से सुनना है, आपके पास एक स्फीयर है, उसके ऊपर चार्ज है, ठीक है, स्फीयर के ऊपर चार्ज है, तो वो चार्ज की वजह से स्फीयर के आसपास में किसी भी पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा वो फाइंड करना है, ठीक है, ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले जब आप गॉस लॉ लगाते हो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए, कुछ नियम है, वो नियम आपको याद रहना चाहिए, ठीक है, जरा ध्यान देना। सबसे पहला नियम है द गॉसियन सरफेस मस्ट बी सिमेट्रिकल अबाउट द चार्ज। तो हमें बोल रहा है जो भी आपके पास बॉडी है जिसके ऊपर चार्ज है, उस बॉडी के लिए आपको पहले एक गॉसियन सरफेस बनाना है। क्या बनाना है, गॉसियन सरफेस बनाना है। तो गॉसियन सरफेस जब आप बनाओगे, गॉसियन सरफेस कुछ नहीं, गॉसियन सरफेस जो चार्ज सिस्टम है, यानी कि आपका ये वाला स्फीयर, इसके आसपास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना उसका एक्चुअली शेप है और कुछ नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बना है, रेडियल बनेगा, राइट है, उसका शेप है और कुछ भी नहीं, उसी को गॉसियन सरफेस। बट ध्यान रहे गॉसियन सरफेस आपको ऐसा इमेजिन करना है कि द गॉसियन सरफेस मस्ट बी सिमेट्रिकल अबाउट द चार्ज, सिमेट्रिकल अबाउट द चार्ज। चार्ज के हिसाब से पूरे सिमेट्री होनी चाहिए, यानी कि सारे जगह इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने मिलना चाहिए, ठीक है। तो जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस, ये सारे डिस्टेंस जो है वो चार्जेस से, अगर मैं बोलूँ पूरे चार्जेस यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है तो ये डिस्टेंस कैसा, सेम, यानी हम बोलेंगे चार्जेस के हिसाब से सिमेट्रिकल। सेकेंड, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन द गॉसियन सरफेस मस्ट बी सेम। हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो मैंने गॉसियन सरफेस ही ऐसा बनाया है कि इस पॉइंट पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से निकालोगे, इस पॉइंट पे सब जगह कैसा आएगा, सेम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आर के ऊपर डिपेंड करता है और आर मैंने सेम रखा है। तो ये ध्यान रखना है आप लोग, जो भी गॉसियन सरफेस बना रहे, हर एक पॉइंट पे गॉसियन सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड किसी रेफरेंस से, जो कि हमारा रेफरेंस हो, इससे कैसा रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। नेक्स्ट, द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ए मस्ट बी सेम एट एवरी पॉइंट ऑन द गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस के ऊपर किसी भी पॉइंट पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन देखोगे तो वो सेम रहना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर आप इस पॉइंट के ऊपर एरिया देखोगे तो इस सरफेस का एरिया इधर जा रहा है, एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस को परपेंडिकुलर, देखो दोनों सेम है। यहाँ पे अगर आप निकालोगे तो एरिया वेक्टर इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर होगा, यहाँ पे निकालोगे एरिया वेक्टर इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल हर जगह सेम होना चाहिए। इतना अगर नियम आप फॉलो कर ले तो एक परफेक्ट गॉसियन सरफेस बना लोगे, ठीक है। ये तो अलग बात थी, हम लोग अभी तक स्टार्ट नहीं की, ठीक है। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास एक स्फीयर है जिसके ऊपर चार्ज है कुछ, इसका सेंटर है ओ से इस स्फीयर का रेडियस है कैपिटल आर। आप लोगों ने अपने कंडीशन के हिसाब से एक गॉसियन सरफेस इमेजिन कर लिया इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, ओके। तो यहां पे आप गॉसियन सरफेस पे इस पॉइंट पे P पॉइंट पे आप लोगों को क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, कितना बना है, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज है। तो इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बना है ये आपको फाइंड करना है। तो ये वाला डिस्टेंस मैंने स्मॉल r बोल दिया, क्या बोल दिया, स्मॉल r। तो ये जो गॉसियन सरफेस है इसका एरिया वेक्टर इधर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस को परपेंडिकुलर होता है, तो एरिया वेक्टर ds माना है, इलेक्ट्रिक फील्ड E, दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, 0 हो गया। चलो स्टार्ट करेंगे।
ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सब लोग ध्यान से देखना है, इस सरफेस पे कितना चार्ज है कैसे मिलेगा। तो चार्ज का फॉर्मूला होता है चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया। तो चार्ज हो जाएगा डेंसिटी, इस सरफेस का जो एरिया है, इस स्फीयर का जो एरिया है वो होता है 4πr²। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे, ध्यान से देखना आप लोगों को। तो सबसे पहले स्टार्ट करने का गॉस लॉ से। गॉस लॉ अभी हमने बनाया, गॉस लॉ बोलता है फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू का वैल्यू रखना हम लोगों को। अभी हमने क्यू का वैल्यू बनाया था, चार्ज जो सरफेस पे था टोटल वो होता है डेंसिटी इंटू 4πr² अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स बन गया। अब हम लोग फ्लक्स का फॉर्मूला लेंगे फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ई इंटू स्मॉल एरिया कॉस ऑफ थीटा, ई इंटू स्मॉल एरिया कॉस ऑफ थीटा, राइट। तो यहां पे हम लोगों को करना क्या है, ये थीटा का वैल्यू रखना है। अब आप लोगों ने देखा था थीटा का वैल्यू जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में जो वैल्यू है एंगल, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, थीटा। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा और ये छोटा सा एरिया ds, इसका भी डायरेक्शन ये, दोनों के बीच का एंगल कितना दिख रहा है आप लोगों को, दोनों के बीच का एंगल हम लोग को कितना दिख रहा है, 0 दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोग बोल देंगे कि जो थीटा है वो 0 है, cos 0 1 होता है। तो बचेगा इंटीग्रेशन ई ds, ई को बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन ds बचा, राइट। अब जो गॉसियन सरफेस है उसका एरिया मान लो, उसका एरिया का इंटीग्रेशन करना है, उसका रेडियस है स्मॉल r, तो 4πr² हो गया। और ये es, ये भी फ्लक्स का वैल्यू है, ये भी फ्लक्स का। ये दोनों इक्वेशन ए और बी को क्या करो, कंपेयर करो। ठीक है, देखो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द स्फीयर इज इक्वल टू, जरा ध्यान से देखोगे आप लोग, अगर आप देखोगे तो आप लोगों को ये, सॉरी इधर पे फ्रॉम ए एंड बी, ई 4πr² इज इक्वल टू क्या है, फ्लक्स। फ्लक्स का वैल्यू क्या है, सिग्मा 4πr² अपॉन एप्सिलॉन। 4π कैंसिल हो गया, ई इंटू r² इज इक्वल टू सिग्मा r² अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और अब r² को यहां पे भेज दो, कैपिटल ई मिल गया, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोगों को उस पॉइंट r के ऊपर का मिल गया। उस पॉइंट r, जो पॉइंट सॉरी p पॉइंट था जो कि r डिस्टेंस पे था, वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। याद रख लो, एक फॉर्मूला बन गया आप लोगों का, अगर आपके पास एक चार्ज स्फीयर है तो उससे किसी पॉइंट r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा कैपिटल R का स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r का स्क्वायर। जहां पे कैपिटल R स्फीयर का रेडियस था, स्मॉल r डिस्टेंस है उस पॉइंट का जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर। वेरी गुड, ठीक है। अब केस है इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आप स्फीयर पे चाहते हो, अभी तो आप लोगों ने स्फीयर से कुछ डिस्टेंस पे फाइंड किया, अगर आप स्फीयर के ही ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहते हो तो स्मॉल r का वैल्यू क्या हो जाएगा, स्फीयर के रेडियस के बराबर हो जाएगा, कैपिटल R। तो फिर यहां पे आप कैपिटल R रख दोगे, कैपिटल है, ये कैंसिल हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आप लोगों का फाइनल आंसर आ जाएगा। तो अभी आपने क्या सीखा, ध्यान से रखना, ध्यान देना है। अगर आपके पास स्फीयर है तो स्फीयर से किसी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो होगा सिग्मा r² अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r², जहां पे कैपिटल R उस स्फीयर का रेडियस है, स्मॉल r डिस्टेंस है सेंटर से स्फीयर के टिल द पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। अगर आपको स्फीयर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर आपको स्फीयर के अंदर फाइंड करना है तो इनसाइड द स्फीयर जो इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड द स्फीयर चार्ज होता ही नहीं, चार्ज सरफेस पे स्प्रेड होता है, राइट है, हॉलो स्फीयर। तो यहां पे आप चार्ज का वैल्यू रखोगे तो 0 आ जाएगा, तो पूरा टर्म 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं है इनसाइड द स्फीयर। तो ये केस हो गया हम लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर। अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज इनफाइनाइट वायर। ठीक है, ध्यान से देखना। अब सेकेंड एप्लीकेशन पे आ गए। क्या है सेकेंड एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट वायर। अब आपके पास जो शेप है, पहले जो था शेप वो हम लोग ने स्फीयर लिया था, अब हम लोग जो शेप लेने वाले हैं वो शेप है वायर। क्या है, वायर। तो आपके पास एक वायर है, कॉपर का, तांबे का, एल्यूमिनियम का, कोई भी वायर है, उसके ऊपर आपने चार्ज कर दिया। अब उस, ये मान के चलो ये वायर है, इसके ऊपर आपने चार्ज कर दिया। इस वायर से इस डिस्टेंस पे, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ये आप लोगों को फाइंड करना है। ठीक है, चलो देखो। तो आपके पास वायर है, इसके ऊपर चार्ज कर दिया आपने। तो मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना अगर गॉस लॉ की मदद से, तो आप लोगों को पहले गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। तो गॉसियन सरफेस के कंडीशन भी आपको पता है, सारे के सारे सिमेट्रिकल होने चाहिए, ई और ए के बीच का जो डायरेक्शन है, वैल्यू है, वो सेम होना चाहिए। तो उस हिसाब से एक सिलेंड्रिकल शेप, एक परफेक्ट गॉसियन सरफेस इसके लिए बनेगा। तो देखो गॉसियन सरफेस आप परफेक्ट तब बना पाओगे, पहले आप शेप समझो। शेप जो है वही शेप का गॉसियन सरफेस बनाओगे तो परफेक्ट सारे के सारे कंडीशन फुलफिल होंगे। तो आपको पता है वायर क्या होता है, एक सिलेंडर होता है,
इसके लिए सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाओ, सारे कंडीशन मैच हो जाएंगे, राइट। तो ये गॉसियन सरफेस है। मान के चलते हम लोग कि गॉसियन सरफेस का लेंथ है स्मॉल एल, एक पॉइंट है गॉसियन सरफेस पे, इस पॉइंट पे हम लोगों को क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है, फाइंड करना है, जो कि आर डिस्टेंस पे। तो गॉसियन सरफेस का एरिया वेक्टर सामने होता है हमेशा, एरिया वेक्टर सरफेस को परपेंडिकुलर होता है, सरफेस को परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी, तो दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री। इसके बारे में डिस्क्राइब कर दो। अब स्टार्ट करते हैं। इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा, जैसे स्फीयर के केस में देखे थे टोटल चार्ज था डेंसिटी इंटू एरिया, तो इसमें भी डेंसिटी इंटू एरिया नहीं, बट इसमें डेंसिटी इंटू लेंथ आएगा, बिकॉज अब इसके पास लेंथ आ गया। तो टोटल चार्ज जो इसके ऊपर रखा गया है वो है डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय लेंथ। इस केस में डेंसिटी हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं। फ्रॉम गॉस लॉ क्या हो जाएगा, फ्लक्स होता है चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज का वैल्यू रख दिया लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर। अब हम लोग आते हैं फ्लक्स के डेफिनेशन के फॉर्मूले पे। फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स होता है इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस ऑफ थीटा। कॉस थीटा सबको पता है 0 है, तो थीटा 0 है, कॉस 0 क्या हो जाएगा 1। तो फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई इंटू डीएस, डीएस का वैल्यू रखेंगे हम लोग, ई बाहर आ गया, इंटीग्रेशन डीएस, डीएस मतलब स्मॉल एरिया, तो गॉसियन सरफेस का हम लोगों को एरिया लेना है, सिलिंड्रिकल है, क्या आएगा 2 पाई आर एल। देखो इसका रेडियस है सिलेंडर का r और लेंथ है l, तो आ जाएगा 2 पाई आर एल। अब आप लोगों को जो इक्वेशन ये और b मिला है दोनों को कंबाइन कर लो, राइट। तो देखो E 2 पाई आर एल इज इक्वल टू क्या, फ्लक्स, फ्लक्स का वैल्यू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन, राइट। एल और एल कैंसिल हो गया, E 2 पाई आर इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन। क्या फाइंड करना है आपको, आपको फाइंड करना इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपिटल E, अकेले रखो, ये 2 पाई आर का टर्म इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो ये मिलेगा लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन। और ये आप लोगों का फॉर्मूला आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। नोट कर लो चलो फटाक से नोटबुक में, क्या मिला हम लोगों को, सेकेंड फॉर्मूला जो एप्लीकेशन था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग वायर, क्या मिलेगा आपको, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। समझ में आ रहा है सब लोगों को, समझ में आ रहा है सब लोगों को, यस वेरी गुड, चलो ठीक है, ओके। तो हम लोगों को पहला टॉपिक समझ में आ गया कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ड्यू टू स्फीयर, सेकंड टॉपिक भी समझ में आ गया कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ड्यू टू वायर। अब तीसरा है कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा अगर आपके पास इनफाइनाइट प्लेन शीट है। क्या है आपके पास, इनफाइनाइट प्लेन शीट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, यहां पे हमारा तीसरा एप्लीकेशन आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज प्लेन शीट। तो ये आप लोगों के पास एक शीट है, इसके ऊपर चार्ज है, इसकी वजह से किसी भी पॉइंट P पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, यानी कि शीट के आसपास में, शीट के नियर बाय में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ये आप लोगों को फाइंड करना है। तो सबसे पहला नियम क्या है, गॉसियन सरफेस बनाओ। तो ये शीट का लेंथ इनफाइनाइट है, तो मैं इनफाइनाइट गॉसियन सरफेस कैसे बना सकता हूं। तो मैंने क्या सोचा, एक ऐसा सरफेस लेते हैं जहां पे हमारे सारे गॉसियन सरफेस की कंडीशन फुलफिल हो जाए। तो मैंने क्या किया, इसके आसपास में, इसके अंदर से एक पास होता हुआ सिलेंडर गॉसियन सरफेस मान लिया। क्या मान लिया ये मैंने, गॉसियन सरफेस। तो ये गॉसियन सरफेस ऐसा सरफेस है जहां पे पूरा का पूरा चार्ज यूनिफॉर्म होगा, सारे चार्ज जो यहां पे आपको दिखेंगे सारे चार्ज यूनिफॉर्म होंगे। मतलब कैसा, देखो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं गॉसियन सरफेस के, तो इसके ऊपर जितने भी चार्ज, ये ऐसा रखा हुआ है, ये पॉइंट यहाँ पे डिस्टेंस कैसा है, सेम है, मतलब सारे चार्ज सिमेट्रिकल है, सारे चार्ज कैसे, सिमेट्रिकल, करेक्ट है। और गॉसियन सरफेस पे ये आप लोगों ने एक सरफेस लिया, उसका एरिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये करेक्ट है, राइट। सेम अगर यहाँ पे देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड ये, एरिया ये, मतलब आप लोग हर एक पॉइंट पे इस पे देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का डायरेक्शन भी सेम होगा, ठीक है, अगर आप लोग दोनों एंड को देखोगे तो इसके लिए मैंने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस ऐसे मान लिया। गॉसियन सरफेस सिर्फ रेफरेंस के लिए और कोई उसका काम नहीं, रेफरेंस के लिए है, ये हम लोगों को परफेक्ट वैल्यू देता है, ठीक है। चलो क्या करेंगे, इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, चार्ज का वैल्यू है डेंसिटी इंटू एरिया, अगर एरिया है तो लेंथ है तो लेंथ, तो यहाँ पे तो एरिया होगा ऑब्वियसली, तो चार्ज इसके ऊपर जो है वो है डेंसिटी इंटू एरिया, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूंगा, गॉस लॉ के फॉर्मूले में रखूंगा। फ्रॉम गॉस लॉ फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन। तो फ्रॉम 1 and 2, ये 1 है ये 2, चार्ज का वैल्यू रख दो, फ्लक्स हो जाएगा सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन, ये इक्वेशन नंबर ए। अब हम लोग आते हैं डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स। फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स होता है इंटीग्रल ई स्मॉल एरिया कॉस ऑफ थीटा।
अब यहाँ पे जो फ्लक्स होगा, जरा ध्यान देना, जो फ्लक्स होगा वो पूरे गॉसियन सरफेस की ऊपर, देखो यहाँ पे एक सरफेस है, यहाँ पे एक सरफेस, ऊपर एक सरफेस है, नीचे एक सरफेस है, चारों सरफेस पे फ्लक्स। तो चारों सरफेस का आपको फ्लक्स देखना पड़ेगा इस बार, ठीक है। तो ये हो जाएगा टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू फ्लक्स ऑफ राइट साइड, ये फ्लक्स ऑफ लेफ्ट साइड, ये फ्लक्स ऑफ लोअर साइड, सॉरी अपर साइड एंड डाउनवर्ड साइड। ये अपर साइड है, ये डाउनवर्ड साइड है, ये अपर साइड है, ये डाउनवर्ड साइड है। चारों सरफेस के फ्लक्स को आप लोगों को देखना पड़ेगा इस बार, क्योंकि चार सरफेस है इसके पास, जो हम लोगों ने क्या कंसिडर किया है, गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो देखो फ्लक्स इज इक्वल टू राइट साइड का फ्लक्स इंटीग्रल ईडीएस कॉस थीटा राइट साइड का, सेम लेफ्ट साइड का, अपर साइड का, डाउनवर्ड साइड, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू रखूंगा। राइट साइड की अगर बात करोगे, ये राइट साइड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0, तो cos 0 1 हो जाएगा और ये बचेगा EDS। अब मैं बात करूं लेफ्ट साइड का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है, ये सरफेस है आपका, एरिया उधर है, एंगल 0, cos 0 1 हो गया, ये सेम आ गया। अब अपर साइड का, अपर साइड में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, इस जो सरफेस है ये वाला जो प्लेन शीट, इसने इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे बनाया और इस सरफेस का एरिया ऊपर की तरफ है, एरिया की तरह ऊपर की तरफ, एंगल क्या हो गया 90 डिग्री। तो cos 90 0, डाउनवर्ड का भी वही है, सरफेस देखो नीचे की तरफ फेस कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, एंगल 90 डिग्री 0, तो ये टर्म 0 हो गया। EDS ऐड करोगे तो 2 EDS हो जाएगा, 2 और E कांस्टेंट है बाहर आ गया, DS मतलब स्मॉल एरिया गॉसियन सरफेस का, पूरा आप ऐड करोगे तो टोटल एरिया कैपिटल A मिल जाएगा, राइट। देखो यहाँ पे आप लोगों ने ये सरफेस कंसिडर किया था सिलेंडर, आप कोई भी सरफेस कंसिडर कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए यहाँ पे हम लोग इसका वैल्यू नहीं रख रहे, इसका एरिया का वैल्यू हम इसलिए नहीं रख रहे क्योंकि हम लोग कोई भी सरफेस कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना गॉसियन सरफेस के सारे कंडीशन मैच होने चाहिए, ठीक है। फ्लक्स का वैल्यू मिल गया, फ्लक्स का वैल्यू मिल गया, अभी क्या करो, दोनों को कंबाइन करो, ठीक है। तो 2 इंटू ई इंटू ए इज इक्वल टू फ्लक्स, फ्लक्स क्या है, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ए और ए कैंसिल हो गया, तो ई क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा सिग्मा, ये 2 इधर चलाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। क्लियर हो गया, नोट कर लो। अगर आपके पास इनफाइनाइट चार्ज शीट है, प्लेन शीट है, तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड उसके नियर बाय में, आजू बाजू में बनेगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या बनेगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये रहा आप लोगों का 3 एप्लीकेशन गॉस लॉ का। आपको याद रखना ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फीयर, या तो वायर, राइट, जो हम लोग ने देखा था, और तीसरा जो है प्लेन शीट। तो तीनों में से एक क्वेश्चन बोर्ड में आपको डेरिवेशन के लिए पूछ सकता है। नोट करके अच्छे से लिख लो, सारे फॉर्मूला भी याद कर लो। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और अब हम लोगों का यहाँ पे एप्लीकेशन गॉस लॉ का खत्म हुआ। अब हम लोग आगे देखेंगे कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल, कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल। तो पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, वो चीज हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। और आप लोगों को एक बात और याद रखना है, ये चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग जब पढ़ रहे थे तो हम लोग ने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग रुके हुए चार्ज की स्टडी करते, स्टेशनरी चार्ज की स्टडी करते। बिल्कुल हम लोग स्टेशनरी चार्ज की ही स्टडी करेंगे, ठीक है। चलो ध्यान दो, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है। पोटेंशियल मतलब ताकत होता है और पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है वर्क डन। पोटेंशियल मतलब ताकत होता है, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है वर्क डन। तो पहले हम लोग देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी किसी भी चार्ज सिस्टम का कितना होता है। आपके पास चार्जेस हैं, ये चार्ज के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, उस कंसेप्ट को पहले देख लेते हैं, ठीक है। चलो ध्यान देना, तो किसी भी सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी जानने के लिए आप लोगों को सिस्टम के ऊपर कुछ काम करना पड़ता है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द रूल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है वर्क। क्या होता है, वर्क। तो अगर आप लोगों को किसी भी सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालना, उस सिस्टम के ऊपर आप कुछ काम कर लो, आप लोगों को पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा। जरा ध्यान से देखना, तो मान के चलो आपके पास यहाँ पे पॉइंट ए पे एक चार्ज है Q, ठीक है। पॉइंट बी पे भी आपके पास एक चार्ज है Q नॉट, टेस्ट चार्ज, ठीक है, ओके। अब मैं क्या करने वाला हूं, जो Q नॉट चार्ज है, पोटेंशियल एनर्जी सीख रहे हैं, इसके लिए वर्क करूंगा मैं। Q नॉट चार्ज को यहां से उठा के बी लोकेशन से उठा के पी लोकेशन पे रखने वाला, ठीक है। पहला चार्ज जो Q है और दूसरा चार्ज Q नॉट, दोनों के बीच का जो दूरी है वो R2 है। आपने B से उठा के P पे रखा, उस टाइम पे डिस्टेंस कितना है, R1, ठीक है। चलो देखते हैं,
तो सबसे पहले आप जब चार्ज क्यू नॉट को बी से लेके पी पे जाओगे तो ये जो आप डिस्प्लेसमेंट करोगे छोटे छोटे स्टेप में करोगे। कैसे करोगे? छोटे छोटे स्टेप में। तो आपने इसको डिस्प्लेस किया डी आर, कितना वर्क करोगे? डी डब्ल्यू। फिर से आप डिस्प्लेस करोगे डी आर, कितना वर्क करोगे? डी डब्ल्यू, डी आर, डी डब्ल्यू, डी आर, डी डब्ल्यू। और इस तरीके से आप यहां पे पहुंच गए। तो आपने पहले छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डी आर किया, तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो वर्क भी आपको स्मॉल करना पड़ा डी डब्ल्यू। फिर से वापस से वर्क किया छोटा सा डी डब्ल्यू, फिर से छोटा सा वर्क किया डी डब्ल्यू। सारे वर्क को ऐड कर दो, टोटल वर्क आपको मिल जाएगा। तो ऐड कैसे करेंगे? जब आपके पास यहां से यहां तक जो वर्क है आपने छोटे छोटे स्टेप में किया, मतलब बहुत सारे वर्क किए, सारे वर्क को ऐड करना है। तो कैसे करेंगे? इंटीग्रेशन से करेंगे। तो जरा ध्यान से देखना, आप जब इसको यहां से यहां तक लेके जा रहे थे, डीआर डिस्प्लेसमेंट कर रहे थे, डीआर डिस्टेंस से डिस्प्लेस कर रहे थे, तो जो आपने छोटा वर्क किया था वो किया था फोर्स इंटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। यही तो फॉर्मूला होता है वर्क का, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो स्मॉल वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे क्या आएगा? माइनस साइन। माइनस साइन इसलिए आएगा क्योंकि वर्क हमेशा फोर्स के अगेंस्ट में किया जाता है। तो अगर आप देखोगे ये पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये इसको आने देगा क्या? नहीं। आप लेके जा रहे हो, मतलब आप सिस्टम के अगेंस्ट में काम करें, उसके लिए अगेंस्ट में काम करें, इसके लिए माइनस आ जाएगा। चलो फोर्स का अब हम लोग क्या करेंगे? ये जो इक्वेशन आया, ये इक्वेशन आपको छोटा वर्क का वैल्यू दे रहा है। आप लोगों को टोटल वर्क चाहिए, टोटल वर्क चाहिए तो आप लोगों को इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू कहां से? यहां से लेके यहां तक, ये डिस्टेंस कितना था? R2, ये डिस्टेंस क्या? R1। तो इंटीग्रेशन में करूंगा डी डब्ल्यू का R2 से लेके R1 तक। इंटीग्रेशन R2 R1, डी डब्ल्यू का वैल्यू माइनस एफ डी आर, माइनस एफ डी आर। अब हम लोग ने कूलम्स लॉ में सीखा है कि अगर आपके पास दो चार्जेस होते हैं, उनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, तो दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो होगा दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लीकेशन अपॉन 4πε आर स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे फोर्स का वैल्यू Q इंटू क्यू नॉट अपॉन 4πε आर स्क्वायर बराबर। चार्ज हमारे पास एक Q है, एक क्यू नॉट है, दोनों चार्ज का वैल्यू अपॉन 4πε आर स्क्वायर माइनस से इंटू डी आर। जो कॉन्स्टेंट है उसको बाहर निकाल लो। क्यू नॉट 4πε कॉन्स्टेंट था, बचा 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर। R2 से लेके R1 तक इंटीग्रेट करेंगे। कैसे करेंगे? तो इसको मैं ऊपर लेके चले जाऊंगा, R का पावर +2 है, ऊपर लेके जाऊंगा तो -2 हो जाएगा। देखो ये कांस्टेंट टर्म ऐसे ही आ गया। इंटीग्रेशन R2 से R1, ये R +2 है, ऊपर गया तो -2 इंटू डी आर हो गया, राइट। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे, x रेज टू n का इंटीग्रेशन क्या होता है? x रेज टू n + 1 अपॉन n + 1, यानी कि आप इसमें +1 करोगे और उससे डिवाइड करोगे, तो ये टर्म ऐसे रख दिया। इंटीग्रेशन R2 से लेके R1, राइट, R रेज टू -2 + 1, -2 + 1, और उस पावर को नीचे क्या कर दोगे? डिवाइड, -2 + 1। Q इंटू क्यू नॉट अपॉन 4πε0, राइट। अब ये -2 + 1 क्या हो जाएगा? -1, -2 + 1 क्या हो गया? -1 हो गया, राइट। R2 से लेके R1, R2 से लेके R1 पुट कर देते हैं। इसके जगह पे आप क्या करो? अच्छा एक स्टेप और फॉलो कर देते, इसको नीचे बुला लेते। ये जो माइनस है, ये माइनस मिलके क्या हो गया? प्लस हो गया, ठीक है। ये 1 हटा देते, इसको नीचे बुलाओगे तो -1 था, +1 हो गया। पावर नहीं दिखाओगे 1 का तो भी चलेगा। R2 से R1। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्यू नॉट अपॉन 4πε0, 1 अपॉन, पहले अपर लिमिट रखूंगा R1 माइनस 1 अपॉन, इसकी जगह क्या रखूंगा? लोअर लिमिट। क्लियर, राइट। और ये आप लोगों का जो आया, यही तो आया वर्क डन, राइट। तो अगर मान के चलो ये वाला जो डिस्टेंस R2 इंफिनिटी है, तो यहाँ पे इंफिनिटी रख दो। अगर आप इंफिनिटी रख दोगे तो 1 अपॉन इंफिनिटी 0 होता है, तो क्यू नॉट अपॉन 4πε 1 अपॉन R1 मिलेगा। तो जनरल में यही बोल रहा है कि दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो रखो, 4πε रखो, दोनों चार्ज का वैल्यू रखो, आपको पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा। तो दो चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी कितना है? दो चार्ज सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी होता है दोनों चार्ज का वैल्यू, ये जनरल फॉर्मूला है, अपॉन 4πε0, दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस कितना है। क्लियर हो गया? ये है कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या है कंसेप्ट पोटेंशियल एनर्जी का? अगर आप लोगों को किसी भी चार्ज सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है तो आप क्या करो? वर्क करो, जितना वर्क आप करोगे वही आप लोगों को चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा ये पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू वर्क डन ऑन द सिस्टम। जो आप वर्क करोगे वही आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा। फॉर्मूला लिख के रख लो, दो चार्ज सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी होता है दोनों चार्ज की वैल्यू अपॉन 4πε0 आर, यानी कि दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस। अब आते हैं कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल पे।
ठीक है। कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल क्या होता है? कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल का मतलब होता है कि चार्जेस की वजह से किसी भी पॉइंट पे चार्जेस की ताकत कितनी है, उस चार्ज का किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ताकत कितनी, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। देखते हैं, चलो देखो, मान के चलो कि हमारे पास यहां पे एक चार्ज है Q, मैं जानना चाहता हूं पॉइंट A पे इस चार्ज की ताकत कितनी, ताकत को ही पोटेंशियल बोलते हैं, ताकत को ही क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। मैं जानना चाहता हूं ये जो चार्ज Q1 है इसकी वजह से पॉइंट A का पोटेंशियल क्या है, ये मैं जानना चाहता हूं। तो मैं कैसे जानूंगा ये चीज को? तो मैं क्या करूंगा, इंफिनिटी से एक चार्ज को लाके रखूंगा और मैं देखूंगा मुझे कितना ताकत लगाना पड़ रहा है, कितना वर्क करना पड़ रहा है। तो जरा ध्यान देना, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए गिवन चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू ए गिवन पॉइंट। यहां से उठा के इंफिनिटी से उठा के मैं पॉइंट ए पे जहां पे मेरे को पोटेंशियल फाइंड करना है उधर चार्ज रखूंगा, तो मुझे मिलेगा चेंज इन पोटेंशियल। देखो, चेंज इन पोटेंशियल मतलब फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। यहाँ का पोटेंशियल इनिशियल था V इंफिनिटी, यहाँ का पोटेंशियल फाइनल है, क्योंकि आप यहां से उठा के यहाँ पे रख रहे हो, यहाँ का सिस्टम इनिशियल ये फाइनल। तो चेंज इन पोटेंशियल मिलेगा आपको VA माइनस V इंफिनिटी इजकल टू कितना वर्क आप लोगों ने कितने चार्ज पे किया। तो आपने वर्क किया इंफिनिटी से A पे लाने के लिए कौन से चार्ज के ऊपर? Q0। तो पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल इज ऑलवेज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज, टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट A। अब क्या करूंगा मैं, जरा ध्यान देना, ये चेंज इन पोटेंशियल है। अब मैं वर्क का फॉर्मूला रखूंगा। वर्क का फॉर्मूला अभी अभी हमने बनाया था, दोनों चार्ज की वैल्यू Q1 Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और दोनों चार्ज इसको लाके यहाँ पे रख दिया ना, तो कितना उसके बीच में डिस्टेंस है R डिवाइडेड बाय Q0, Q0 Q0 कैंसर, और आप लोगों को चेंज इन पोटेंशियल मिल गया Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, राइट। ओके, इंफिनिटी पे पोटेंशियल अगर जीरो मान लेते हो, ऑब्वियसली अगर आप दूर जाते रहोगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा। मान लिए जीरो, तो अगर इंफिनिटी पे आपने पोटेंशियल जीरो मान लिया तो इसकी वैल्यू अगर आप जीरो रखोगे तो A का वैल्यू मिल जाएगा, पोटेंशियल एट पॉइंट A इज इक्वल टू Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? तो ये फॉर्मूला होता है पोटेंशियल का। तो इन जनरल आप क्या बोल सकते हो? आप जनरल में बोल सकते हो किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल होता है उस चार्ज का जिसने वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, उस चार्ज का वैल्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और वो पॉइंट जिस पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करे वो चार्ज से कितना दूर है। क्लियर हो गया? इसको हम लोग बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल। या तो डायरेक्टली आप ये बोल सकते हो वर्क डन होता है कितना पोटेंशियल है उस पॉइंट का जहां पे आप चार्ज को लाके रख रहे हो, यहां से आप पोटेंशियल बना सकते हो वर्क डन ऑन ए गिवन चार्ज। तो ये आपका कंसेप्ट है पोटेंशियल। अब अलग अलग केसेस हम पोटेंशियल के लिए देखेंगे, ठीक है। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हम लोगों को देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड और जब भी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके अंदर हर एक पॉइंट पे क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल होगा, ताकत होगा। तो दोनों के बीच में क्या रिलेशन है उसको स्टडी करना है, ठीक है। मान के चलो आपके पास यहाँ पे एक प्लस Q चार्ज है और यहाँ पे M पॉइंट पे Q0 चार्ज है। कितना चार्ज है? Q0 चार्ज है, ठीक है। ध्यान से देखोगे आप क्या कर रहे हो, आप N पॉइंट पे पोटेंशियल जानना चाहते हो, तो आप ये चार्ज को मूव करके यहाँ पे लेके आए dx डिस्टेंस से, तो आपने कुछ वर्क किया। कितना वर्क किया? आपने वर्क किया फोर्स इंटू dx, माइनस आ जाएगा। बट हमें पता है कि जो फोर्स का जो वैल्यू होता है क्या होता है? E इंटू चार्ज। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बना है इस पॉइंट पे, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इसने बनाया है, मल्टीप्लाई बाय जो चार्ज को लेके आए, तो आप लोगों को फोर्स पता चल गया, इतना फोर्स लगेगा, ठीक है। आप क्या करोगे, इस इक्वेशन में रख दोगे dw इज इक्वल टू माइनस F की वैल्यू रख दो E इंटू Q0 इंटू dx, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या हमारा? वोल्टेज का फॉर्मूला हम लोग ने बनाया था अभी, पोटेंशियल इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन ए गिवन चार्ज, अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन ए गिवन चार्ज, राइट। ओके, तो यहां से वर्क का फॉर्मूला क्या बनेगा? ये इधर चला जाए dv इंटू Q0, राइट। अब मैं इसको देखूंगा, ये जो dw है इसके जगह मैं रख दूंगा dv Q0, तो इसके जगह रख दिया dv Q0 इज इक्वल टू माइनस E Q0 dx, Q0 कैंसिल हो गया, dv अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस E, मैग्नीट्यूड लोगे तो E का वैल्यू हो जाएगा dv अपॉन dx। और ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये पोटेंशियल, इन दोनों के बीच का रिलेशन बन गया। और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड का और एक यूनिट आ जाएगा वोल्ट, और ये मीटर होता है, तो वोल्ट पर मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिलेशन क्या है? नोटबुक में लिख लो फटक से। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिलेशन होता है
इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस, पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस। तो ये आपका रिलेशन है। अब हम लोग कंसेप्ट देखेंगे पोटेंशियल, अब अलग अलग केसेस देखेंगे पोटेंशियल का, ठीक है। तो अभी मेरे पास एक सिस्टम है, बीच में एक चार्ज है, तो उसके आसपास में हर एक पॉइंट पे क्या होता है, पोटेंशियल होता है। क्या होता है, पोटेंशियल होता है। कितना होता है, तो अभी देखा था हम लोग ने Q अपॉन 4πε0 R, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला, ठीक है। तो केस देखो क्या है, पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू सिंगल चार्ज, एक सिंगल चार्ज है मेरे पास प्लस Q, तो मैं A पे जानना चाहता हूं पोटेंशियल कितना है। ए पॉइंट पे पोटेंशियल उसकी वजह से इस चार्ज ने कितना बनाया ये मैं जानना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, जरा ध्यान से देखना, मैं यहां से M पॉइंट से जो कि x डिस्टेंस पे या इंफिनिटी डिस्टेंस बोल दो, इंफिनिटी बोल दो, चलो वहां से एक चार्ज को A पॉइंट पे लाके रखूंगा, टेस्ट चार्ज को। टेस्ट चार्ज का मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और वो पॉजिटिव होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1। तो मैं M पॉइंट से यानी इंफिनिटी से एक चार्ज को लाके, यूनिट चार्ज को जिसका वैल्यू 1 है, लाके किधर रखूंगा, A पॉइंट पे रखूंगा। छोटे छोटे डिस्टेंस से मैं वर्क करूंगा इस काम के लिए, इधर से इधर लाने, राइट। तो कितना वर्क करूंगा, सेम टू सेम कंसेप्ट है जो आप देखे थे, dw इज इक्वल टू माइनस एफ इंटू डी एक्स, ये फोर्स का वर्क का फॉर्मूला है। इसको इंटीग्रेट करोगे टोटल वर्क मिलेगा। कहां से, इंफिनिटी से लेके r डिस्टेंस तक इंटीग्रेट करना है, इंफिनिटी टू r। dw का वैल्यू रख दिया माइनस एफ डी एक्स, अब f का वैल्यू भी रख दूंगा मैं। चार्ज एक q है, दूसरा चार्ज है हमारा टेस्ट चार्ज जिसका वैल्यू 1 होता है, तो q इंटू 1 अपॉन 4πε0, दोनों के बीच का डिस्टेंस x है या तो इंफिनिटी है, अभी x मान के चलते, बाद में इंफिनिटी पुट कर देंगे, x स्क्वायर इंटू डी एक्स। q इंटू 1 q अपॉन 4πε0 कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल लिया, यहाँ पे ये एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। क्या बचा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स बचा। एक्स स्क्वायर को ऊपर लेके चलो जाओ, x रेस टू -2 हो गया। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो -2 + 1 -1 हो जाएगा और नीचे -1 से डिवाइड हो जाएगा। इंफिनिटी से लेके r तक का हम लोगों का क्या है, ये r इधर आएगा, इंफिनिटी से r तक का हम लोग का लिमिट है। पुट करेंगे इसके जगह पहले अपर लिमिट -q अपॉन 4πε0, इसके जगह में क्या रखूंगा, इसको नीचे ले लिया हूं, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, इधर माइनस कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, माइनस माइनस बाद में प्लस कर देंगे। इसको नीचे लेके आ गया मैं, -1 + 1 हो गया, x रेस टू +1 हो गया। अपर लिमिट पुट करूंगा, -q 4/ε0 -1 बाय, इसके जगह r पुट किया -1 अपॉन इंफिनिटी, क्लियर। 1 अपॉन इंफिनिटी होता है 0, माइनस माइनस प्लस, वर्क हो गया q अपॉन 4πε0। तो इस केस में जितना आपने वर्क किया वही पोटेंशियल था, तो पोटेंशियल हो गया q अपॉन 4πε0। ये पहले भी डिराइव कर लिए थे, कुछ इसमें था नहीं। तो सिंगल चार्ज से किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना बनता है, फॉर्मूला लिख लो। उस चार्ज का वैल्यू इस पॉइंट पे अगर आप जानना चाहते हो, इस पॉइंट पे इसने कितना पोटेंशियल बनाया, ताकत कितनी है, तो इस चार्ज का वैल्यू अपॉन 4πε0 r, r मतलब ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, जिस पॉइंट पे आप पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हो और चार्ज दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस है, उससे आप लोगों को पता चल जाता है एक सिंगल पॉइंट की वजह से किसी भी जगह पे कितना पोटेंशियल बना है, ये आप लोगों को पता चल जाता है। तो ये एक केस हो गया। अब दूसरा केस देखते पोटेंशियल का। क्या देखो, पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू डाइपोल। अब आपके पास डाइपोल है, तो डाइपोल की वजह से किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना बनेगा। तो डाइपोल के बारे में हमने क्या सीखा, डाइपोल ऐसा दो चार्ज का सिस्टम होता है, दो चार्ज का सिस्टम होता है जिसमें दोनों चार्ज का नेचर अपोजिट होता है। देखो, एक प्लस चार्ज है, एक माइनस चार्ज है, और दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस होता है, उसको डाइपोल बोलते हैं। तो एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, एक नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू, दोनों के बीच में डिस्टेंस है L और L, दैट इज 2L, ठीक है। तो इस डाइपोल से हम लोग कोई पॉइंट P जो कि R डिस्टेंस से है, सेंटर से, इस डाइपोल के सेंटर से पॉइंट P R डिस्टेंस पे, इस पॉइंट पे हम लोग को क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। पहला वाला केस अलग था, सिंगल चार्ज था, एक पॉइंट दे दिया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड। अब ऐसा नहीं है, अब क्या है, अब है आप लोगों को क्या करना है, डाइपोल की वजह से, ये दोनों चार्ज की वजह से यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बना वो निकाल। सिंपल है, इससे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बना निकाल लो, इससे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बना निकाल लो। सिंगल चार्ज से तो आते ही हमें, और ऐड कर दो। चलो देखते हैं। तो पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज इस पॉइंट पे कितना होगा, चार्ज का वैल्यू अपॉन 4πε0 और इस पॉइंट का इस चार्ज से डिस्टेंस। देखो ये कितना R, ये कितना L, टोटल डिस्टेंस हो गया R प्लस। वेरी गुड। चलो इस चार्ज से यहाँ का पोटेंशियल मिल गया।
अब इस चार्ज से माइनस क्यू चार्ज से क्या पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज इज इक्वल टू माइनस क्यू चार्ज अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये डिस्टेंस, ये आर है ये एल है, इसमें से ये माइनस करो ये मिल गया, तो क्या डिस्टेंस हो गया आर माइनस एल। अब दोनों को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो टोटल पोटेंशियल एट पी इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, अब समझ में आ गया, पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। तो ये रख देना है आप लोगों को Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर प्लस एल, प्लस इसकी वैल्यू रख देना माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस, राइट, ओके। अब देखो जरा ध्यान से क्या करोगे आप, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन कॉमन निकाल लिया, इधर बचा 1 अपॉन आर प्लस एल माइनस 1 अपॉन आर माइनस एल, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आर माइनस एल इंटू 1 आर माइनस एल हो गया, माइनस माइनस लगाओगे आर प्लस एल माइनस लगाओगे तो ब्रैकेट लगा दोगे, अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी है, राइट, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्या करोगे, यहां पे अगर आप देखोगे ये साइन आर माइनस एल वैसे रख दिया, ब्रैकेट ओपन करोगे, इधर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा, आर और आर कैंसिल हो गया, माइनस एल क्या दे देगा 2l दे देगा, माइनस में माइनस बाहर कर दिया, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अभी आप लोगों ने सीखा है कि Q इंटू 2l किसी भी डाइपोल का डाइपोल मोमेंट होता है, तो Q इंटू 2l डाइपोल मोमेंट बन गया माइनस में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और ये आप लोगों को पोटेंशियल मिल गया पॉइंट P का ड्यू टू डाइपोल। लेकिन अब एक केस है, अगर डाइपोल का लेंथ जो आपने डिस्टेंस कंसिडर किया है पॉइंट P R ये वाला, अगर डाइपोल से बहुत बड़ा है, ये वाला पॉइंट इधर भी ले सकते थे आप, R बहुत बड़ा हो जाता, L बहुत छोटा हो जाता, अगर ऐसा है यानी कि L इज वेरी स्मॉल, तो L का हायर पावर को नेग्लेक्ट कर सकते, तो इसको नेग्लेक्ट कर दोगे तो ये आ जाएगा माइनस P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, मैग्नीट्यूड चाहिए तो माइनस हटा दोगे P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर, ये आप लोगों का पोटेंशियल आ गया ड्यू टू डाइपोल। नोट कर लो फटाक से कि किसी भी डाइपोल की वजह से, यानी दो चार्ज है आपके पास, एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, उसकी वजह से किसी भी पॉइंट पे P पॉइंट पे जो पोटेंशियल बनेगा, वोल्टेज बनेगा, वो होगा P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते। अब तीसरा केस देखते पोटेंशियल का, पोटेंशियल ऑन इक्वेटर ऑफ डाइपोल। पहले एक्सिस पे था, देखो ऐसी लाइन जो दोनों चार्जेस से पास होती है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सिस, तो एक्सिस पे था P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। अब इक्वेटर, इक्वेटर का मतलब ऐसा पॉइंट, ऐसा लाइन जो दोनों डाइपोल के सेंटर से पास होता है, एक्सिस को परपेंडिकुलर होता है, उसको इक्वेटर बोलते। तो ये पॉइंट P मैंने ले लिया, इस चार्ज से R डिस्टेंस पे, इस चार्ज से भी R डिस्टेंस पे, कितना पोटेंशियल बनेगा, तो वही सेम, इसने कितना पोटेंशियल बनाया यहाँ पे प्लस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों के बीच का डिस्टेंस R स्क्वायर, इसने कितना बनाया माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, बराबर। दोनों को ऐड करो, ये प्लस में ये माइनस में, आंसर क्या आ जाएगा 0। तो इक्वेटर पे डाइपोल की वजह से कोई पोटेंशियल नहीं बनता। क्लियर हो गया, समझ में आया, फॉर्मूला बना के रखते रहो, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट केस पोटेंशियल, पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। अब बहुत सारा चार्ज आ गया, अब आप लोगों को क्या फाइंड करना है, बहुत सारा चार्ज आ गया। पहले क्या था, पहले एक सिंगल चार्ज की वजह से फाइंड किया आप लोगों ने, उसके बाद आप लोगों ने डाइपोल की वजह से फाइंड किया चार्ज कितना पोटेंशियल बनेगा, एक्सिस पे फाइंड किया, इक्वेटर पे फाइंड किया। अब आपके पास n नंबर ऑफ चार्जेस है, तो n नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से किसी भी एक पॉइंट पे कितना पोटेंशियल बने, सेम है, बार बार ऐड कर लो। देखो ये एक पॉइंट है P, Q1 Q2 Q3 Q4 ऐसे Qn तक आपके पास बहुत सारे चार्ज है। समझ में आ रहा है, एकदम सिंपल है। देखो रिवीजन कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है, सब समझ में आ रहा है, एकदम सिंपल है, रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को बहुत अच्छे से चैप्टर समझना है तो भी आपको समझ जाएगा, और इससे पहले पूरा जो डिटेल में चैप्टर उसको भी देखना। ये रिवीजन सेशन है हमारा, वन शॉट के अंदर हम लोग प्योर रिवीजन करते हैं, ठीक है। चार्ज Q1 Q2 Q3 Qn है, सेंटर से यानी पॉइंट P से R1 R2 R3 Rn डिस्टेंस पे, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आपको ये सारे चार्ज ने मिलके क्या पोटेंशियल बनाया ये फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल है, हर एक चार्ज का पोटेंशियल पॉइंट P पे फाइंड कर लो, सबको ऐड कर दो, बराबर ना। चलो फाइंड करेंगे। तो पॉइंट P पे इसने कितना पोटेंशियल बनाया है, इसने बनाया है Q1 चार्ज का वैल्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस R1। इसने क्या बनाया है, चार्ज का वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस R2।
इसने कितना पोटेंशियल बनाया Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R3, इसने कितना बनाया Qn अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Rn। सबको ऐड कर दो, टोटल पोटेंशियल मिल जाएगा। ऐड किया हम लोगों ने, टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू Q1, Q2, Q3 एंड Qn। Qn का पोटेंशियल रख दिया, Q2 की वजह से पोटेंशियल रख दिया, Q3 का पोटेंशियल रख दिया, Qn का पोटेंशियल रख दिया। अब इसमें हमने देखा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन सब में आ रहा है, कॉमन निकाल दिया, बचा क्या Q1 अपॉन R1, Q2 अपॉन R2, Q3 अपॉन R3, Qn अपॉन Rn। तो हमने बोला इतना बड़ा फॉर्मूला नहीं रखेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, छोटा करेंगे। ये ऐसे हम देख रहे हैं Q1 QR Q अपॉन R का एडिशन हो रहा है, तो मैं बोला सम हो रहा है किसका, Q अपॉन R का। और यहाँ पे दिख रहा है कि 1 2 3 4 ऐसे है, तो मैंने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया IJ। मैंने बोला I और J का वैल्यू 1 से लेके n तक जा रहा है, इसको इस फॉर्म में सिंप्लीफाई कर दिया। आप लोगों को पोटेंशियल मिल गया, क्या मिल गया, पोटेंशियल मिल गया। किस वजह से, ड्यू टू n नंबर ऑफ चार्ज। क्लियर हो गया। चलो अगला, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब हम लोगों को चेक करना इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या है, ठीक है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसा सरफेस होता है जहां पे हर एक पॉइंट पे आपको पोटेंशियल सेम मिलेगा, नाम से ही पता चल रहा है इक्विपोटेंशियल सरफेस। सो इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा पॉइंट होता है किसी सरफेस पे, यानी वो सरफेस है, यानी कि ऐसा सरफेस जिसके किसी भी पॉइंट पे अगर आप ध्यान दोगे, एक सेकेंड, हाँ, किसी भी पॉइंट पे अगर आप ध्यान दोगे तो सब जगह पोटेंशियल सेम मिलेगा। जैसे एग्जांपल, ये एक सरफेस है, अगर ये मैं बोलूं चार्ज है, तो ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस सेम है, तो इस सरफेस के ऊपर हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। इस सरफेस के ऊपर हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि सारा का सारा पॉइंट इस सरफेस का चार्ज से सेम डिस्टेंस, राइट है। तो जरा ध्यान से देखना, हम लोगों को अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कुछ काम करना है तो वर्क आपको नहीं करना पड़ता, वर्क डन जीरो होता है, हमेशा वर्क डन जीरो होता है। कैसे जीरो होता है, सब चीज देखेंगे, जरा ध्यान देना। वर्क डन इन मूविंग प्लस क्यू चार्ज फ्रॉम P टू Q ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है। यहां से एक चार्ज को आप मूव कर रहे हो यहां से यहां तक, तो आपको वर्क कितना करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली आप लोगों को पता है कि अगर यहां से यहां पे आप स्टार्ट करें तो आपको चेंज इन पोटेंशियल मिलेगा। किसी दो पॉइंट पे अगर आप पोटेंशियल देख रहे हो, यहां का पोटेंशियल, यहां का पोटेंशियल, तो हो गया VQ माइनस VP। कितना होता है वो, चेंज इन पोटेंशियल इज ऑलवेज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। चार्ज यूनिट टेस्ट चार्ज है, तो टेस्ट चार्ज है तो वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया, तो VQ माइनस VP इज इक्वल टू W। अब मुझे बताओगे क्या पोटेंशियल V का और पोटेंशियल P का सेम है, बिल्कुल सेम है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो अगर आप इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा, 0। तो वर्क डन कितना आ गया, 0। तो इसके लिए याद रखना है, नो वर्क इज डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर आप किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव कर रहे हो तो आपको कोई काम नहीं करना पड़ता है, कोई भी काम आप लोगों को नहीं करना पड़ता है, ये चीज याद है। इतना ही कंसेप्ट इसका आपको सीखना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, यानी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस का। अब हम लोग आते हैं पोटेंशियल एनर्जी के कंसेप्ट पे। देखो पोटेंशियल हो गया, अब हम लोग आ रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी के कंसेप्ट पे। किस पे आ रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद रखना, दो चार्जेस हैं अगर, तो दोनों का पोटेंशियल एनर्जी मिला के चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। बेसिकली वो होगा दोनों चार्ज का मल्टीप्लीकेशन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, चलो देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल कैप्ट इन एक्सटर्नल फील्ड। अभी आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अंदर आप लोगों ने डाइपोल रख दिया। तो देखो जरा ध्यान से, ये आप लोगों के पास इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इस डायरेक्शन में है, उसमें आपने डाइपोल रखा। डाइपोल क्या होता है, दो अपोजिट चार्ज, देखो प्लस और माइनस, और दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस रहे, तो ये आप लोगों का डाइपोल है। जब आपने इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो ये डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है। तो पोटेंशियल एनर्जी का मीनिंग हम लोगों को पता है क्या, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ वर्क डन। क्या होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन। कितना काम करोगे आप, जितना काम उस डाइपोल के ऊपर करोगे आप, वही डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी हो जाए। ठीक है, देखो जरा ध्यान से, अभी जब भी आप डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते तो हमने क्या सीखा था, ये जो चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। कितना, चार्ज की वैल्यू जितना है मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इधर फोर्स लग रहा है।
ये भी चार्ज है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसके ऊपर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, तो इसको इधर फोर्स लग रहा है, इसको इधर, तो ये डाइपोल क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा, मतलब इसके ऊपर टॉर्क काम करने लगेगा। तो रूल सीख लो, जब भी आप किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो डाइपोल ऑटोमेटिकली टॉर्क की वजह से रोटेट होना स्टार्ट करेगा। तो टॉर्क जो है, अभी आपका जो टॉर्क लग रहा है वो ऐसे लग रहा है हमारे केस के हिसाब से, तो ये आपका डाइपोल ऐसा घूम रहा है, आपको इसके ऊपर वर्क करना है। तो मैंने आपको बताया वर्क हमेशा अगेंस्ट में करते हैं। तो डाइपोल अगर आपका ऐसे घूम रहा है, अगर आप ऐसे वर्क करवा दो तो आपको वर्क मिल जाएगा कुछ तो कुछ। तो आप क्या करोगे, इसको ऐसे रोटेट कर दोगे। तो पहले इस डाइपोल का देखो, ये डाइपोल है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इनके बीच का एंगल थीटा नॉट था। फिर आपने इस डाइपोल को रोटेट करके ये जो रेड कलर दिख रहा है ऐसे कर दिया, अब एंगल आपका थीटा हो गया। पहला एंगल थीटा नॉट था, अब थीटा हो गया। तो जब आप इसको रोटेट कर रहे थे, छोटे छोटे स्टेप में किए, आप थोड़ा सा एंगल लेके गए, डी थीटा, वर्क कितना किया, डी डब्ल्यू। तो ऐसे छोटे छोटे स्टेप में आपने ये वर्क किया। तो जो आपने सबसे पहला छोटा वर्क किया था वो कितना किया था, वर्क डन इज इक्वल टू, यहाँ पे रोटेशनल मोशन हो रहा है तो फोर्स किसको रिप्लेस करेगा, टॉर्क को, और डिस्प्लेसमेंट किसको रिप्लेस करेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को। तो आपका वर्क डन होगा टॉर्क इंटू डी थीटा। स्मॉल वर्क मिला, यहां से यहां तक पूरा मुझे चाहिए वर्क, तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू, कहां से, इनिशियल एंगल थीटा नॉट था, फाइनल एंगल थीटा, थीटा नॉट से थीटा को तक डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट करो। डी डब्ल्यू का वैल्यू क्या है, टॉर्क इंटू डी थीटा, टॉर्क इंटू डी थीटा रख दिया, राइट, क्लियर है। ये हो गया टोटल वर्क। टॉर्क का फॉर्मूला होता है, जब आप किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो डाइपोल जो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है वो होता है डाइपोल मोमेंट का वैल्यू मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, क्या होता है, वेक्टर मल्टीप्लीकेशन। तो टॉर्क का वैल्यू हो गया P इंटू ई साइन थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब सो वर्क इज इक्वल टू पीई कांस्टेंट है, बाहर आ गया, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा हो गया, थीटा नॉट से थीटा, थीटा नॉट से थीटा, इससे जगह हायर लिमिट पीई माइनस कॉस, इसके जगह हायर लिमिट पुट किया, माइनस किया, फिर से माइनस कॉस, इसके जगह लोअर लिमिट पुट किया, पीई माइनस कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस प्लस कॉस थीटा, पीई पहले इसको लिख दिया कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा। और ये आप लोगों का फॉर्मूला आ गया कि अगर आपके पास कोई डाइपोल है, अगर आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उसके पास टोटल वर्क डन होता है पी ई इंटू ई कॉस ऑफ थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा, और ये इसका क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। अगर मान के चलो केस है, अगर थीटा नॉट 0 है, ये थीटा नॉट, ये डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल, अगर पहले वो दोनों पैरेलल थे, तो अगर आप थीटा नॉट को 0 रखोगे तो क्या बनेगा, ये 1 हो जाएगा माइनस कॉस थीटा पी, तो ये हो जाएगा पीई 1 माइनस कॉस थीटा। अगर 90 डिग्री मान के चलो तो कॉस 90 कितना होता है, 0, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे देखो 0 माइनस कॉस थीटा तो माइनस पीई कॉस थीटा। और ये आपका फॉर्मूला आ गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल केप्ट इन इलेक्ट्रिक। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट की, अब पोटेंशियल एनर्जी की स्टडी स्टार्ट हो गई, ठीक है। नेक्स्ट केस, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम, जरा ध्यान से देखोगे आप। सबसे पहले यहां पे कोई भी चार्ज नहीं था, अब दो चार्ज सिस्टम का मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो मैंने एक कोऑर्डिनेट मान लिया है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, और ये ओरिजिन ओ है। तो मैंने क्या किया, पहले यहां से इंफिनिटी से एक चार्ज लाके रखा Q1 यहां पे, ये पहले नहीं था, चार्ज Q1 लाके रख दिया। तो अब आप जब चार्ज Q1 को लेके आके यहाँ पे रखोगे तो आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कोई फोर्स नहीं लगा रहा अगेंस्ट में, उसको कोई रोक नहीं रहा है, आप बिंदास लाके रख सकते हो। तो Q1 को इंफिनिटी से लाके रखने के लिए आपको 0 काम करना पड़ा। वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q1 फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P विच इज एट, इस पॉइंट पे लाए जो कि ओरिजिन से R1 डिस्टेंस पे, इसके लिए आपको कितना काम करना पड़ेगा, कोई काम नहीं करना पड़ेगा। काम तो तब करना पड़ता है जब आप किसी सिस्टम के फोर्स के अगेंस्ट जाए, तो यहाँ पे कुछ था ही नहीं, कुछ भी नहीं, एक सिंगल चार्ज पहले आपने लाके रखा तो कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, वर्क डन 0। फिर जब आप दूसरा चार्ज को लेके आके यहाँ पे रखोगे, अब आपको वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये चार्ज इसको अपोज करेगा, तो अब आपको इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। तो अगर इस पॉइंट पे लाके रख रहे हो कि जहां पे दोनों के बीच का डिस्टेंस R12 है, तो आपको वर्क कितना करना पड़ेगा, इस चार्ज को वर्क उधर से इंफिनिटी से लाके यहाँ पे रखने के लिए वर्क करना पड़ेगा Q1 इंटू Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। तो अब टोटल वर्क आपने कितना किया, आपने टोटल वर्क किया
पहले चार्ज को लाने का वर्क 0, सेकेंड चार्ज को लाने का वर्क Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R12, तो टोटल वर्क इतना हो गया। तो इतना आप लोगों के सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी हो गया। तो 2 चार्ज सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी होता है दोनों चार्ज के बीच का वैल्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन और दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंगल चार्ज केप्ट इन एक्सटर्नल फील्ड। अब आपके पास एक फील्ड है, उसमें आपने चार्ज रख दिया, तो आप लोगों को कितना वर्क करना पड़ेगा, उसी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। चलो देखते हैं। तो ये मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड था, ठीक है, इसमें मैंने क्या किया, चार्ज को लाके रख दिया, किसी पॉइंट पे चार्ज को लाके रख दिया। मान के चलो ये पॉइंट ए है, यहां पे मैंने चार्ज को लाके रख दिया पॉइंट ए पे, Q1 चार्ज को। तो आपको वर्क कितना करना पड़ेगा, एकदम सिंपल सा रूल है, इसका कोई आप लोगों को डेरिवेशन डिराइव नहीं करना, कर चुके हैं। तो आपको वर्क करना पड़ेगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना था मल्टीप्लाई बाय वो चार्ज, खत्म, बस इतना ही। तो टोटल आपका पोटेंशियल एनर्जी इस चार्ज का क्या हो गया, जितना आपने वर्क किया, ध्यान देना पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे, जितना आपने वर्क किया वो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, आंसर है जिस पॉइंट पे लाके रखा उसका पोटेंशियल कितना था मल्टीप्लाई बाय कौन से चार्ज को लाके रखा, बस इतना ही। नेक्स्ट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्ज केप्ट इन एक्सटर्नल फील्ड। पहले तो एक ही चार्ज रखा था, तो इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ फोर्स कौन लगा रहा था, एक इलेक्ट्रिक फील्ड। अब 2 चार्ज लाके रखे तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा। देखो, तो मैंने क्या किया, पहले एक चार्ज लाके रखा Q1, तो आप लोगों को वर्क कितना करना पड़ा, उस पॉइंट का पोटेंशियल जो था मल्टीप्लाई बाय वो जो चार्ज, प्लस आप लोगों को ध्यान देना, सेकेंड चार्ज जब मैंने बी पॉइंट पे लाके रखा, तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या किया, अपोज किया, तो मेरे को वर्क करना पड़ा कितना, तो पॉइंट बी का पोटेंशियल VB और चार्ज जो लाए Q2। अब ये जो चार्ज पहले से प्रेजेंट था वो भी तो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, वो कितना लगाए, ये आंसर है Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R12, इतना वर्क करना पड़ेगा उसके फोर्स के अगेंस्ट में। तो टोटल वर्क ये दोनों का, पहले तो इसका ध्यान देना, पहले कितना चार्ज है, देखो अगर आप देखोगे 2 पॉइंट चार्ज है, तो पहले जो चार्ज लाके रखे उसका वर्क VA Q1, फिर दूसरा जो चार्ज लाके रखे उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड ने कुछ फोर्स लगाया, उसके लिए आपको काम करना पड़ा VB इंटू Q2, फिर दोनों चार्ज के बीच का फोर्स की वजह से आपको काम करना इतना, तो टोटल आप लोगों को इतना काम करना पड़ा। क्लियर? तो यहां पे हमारा जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट हमारा कौन सा कंसेप्ट हो गया, ये कंसेप्ट हो गया पोटेंशियल एनर्जी का। तो अभी तक हम लोग ने कितना कंसेप्ट देख लिया, गॉस लॉ देख लिया हम लोगों ने एप्लीकेशन देखा गॉस लॉ का, चार्ज स्फीयर था, वायर था, प्लेन शीट था। फिर हम लोग ने पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट देखा, पोटेंशियल सिंगल चार्ज का देखा, पोटेंशियल डाइपोल का देखा, पोटेंशियल n नंबर ऑफ चार्जेस का देखा। फिर पोटेंशियल एनर्जी देखा हम लोगों ने 2 चार्ज सिस्टम का। फिर अगर सिंगल चार्ज को अगर आप लोग क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हो, अगर 2 चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हो, अगर डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ऐसे करके हम लोग ने पोटेंशियल एनर्जी के भी सारे केसेस को स्टडी कर लिया, पोटेंशियल के भी सारे केसेस को स्टडी कर लिया, और एप्लीकेशन भी। तो इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका है, ठीक है। फटाक से आप अच्छे से फॉर्मूला बना लो, और इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पे पढ़ते हैं जो है हमारा डाइलेक्ट्रिक्स। क्लियर? चलो बढ़ते आगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बाद अब हम लोग अपना अगला टॉपिक देखते हैं, दैट इज इंसुलेटर एंड कंडक्टर, राइट। तो इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में क्या डिफरेंस है, पहले उसको समझ लेते हैं। हमारा टॉपिक है इंसुलेटर एंड कंडक्टर। सो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज कंडक्टर, फिर हम देखेंगे व्हाट इज इंसुलेटर, राइट। सो कंडक्टर आर दोज मटेरियल, एक ऐसे मटेरियल होते हैं जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री होते हैं, वो कहीं पे भी जा सकते हैं ऑन द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप पावर सप्लाई दोगे तो इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक वायर है, तो इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये सारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, फ्री होते हैं। अगर आप लोग यहाँ से पावर सप्लाई कनेक्ट करोगे, ईएमएफ दोगे, तो ये ईएमएफ के फोर्स की वजह से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से मूव होने लगेंगे, और आप लोगों को क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। यानी कि कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जो इलेक्ट्रॉन यानी कि चार्जेस के फ्लो को अलाउ करता है, ठीक है। इन जनरल हमें पता है कि कंडक्टर का मतलब होता है ऐसा मटेरियल जो इलेक्ट्रिक करंट को क्या होता है, अपने अंदर से फ्लो होने के लिए अलाउ करता है, दैट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो इसके पीछे बेसिक प्रिंसिपल यही है, बेसिक प्रिंसिपल है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। वो कैसे होते हैं, फ्री होते हैं।
तो वो अपने न्यूक्लियस से वीकली बाउंड होते हैं, तो न्यूक्लियस से वो बाहर निकल जाते हैं, अपने ऑर्बिट से बाहर निकल जाते हैं, और इसकी वजह से हम इन्हें बोलते हैं कि ये कैसे हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ये कैसे इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, अगर आप लोग इसको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा वो हमेशा जीरो होगा। कंडक्टर के सरफेस के ऊपर चार्ज होता है, उसके अंदर अगर हम लोग बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। चार्जेस आर नॉट प्रेजेंट इनसाइड द कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर चार्जेस कोई भी नहीं होता है, ठीक है। चार्ज डेंसिटी कैन बी डिफरेंट एट डिफरेंट लोकेशन, चार्ज का जो क्वांटिटी अलग अलग जगह पे अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कंडक्टर में, ये बेसिक आप लोगों को याद रखना है, समझना है कि कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्री होते हैं, और इसलिए अगर हम लोग ने यहाँ से पावर सप्लाई लगाया तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ओके, अब आते हैं हम लोग इंसुलेटर। अब इंसुलेटर के केस में क्या होता है, ये देखो एक मटेरियल इंसुलेटर मटेरियल है, इसके जो एटम्स होते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन बाउंडेड होते हैं, अपने ऑर्बिट में फिक्स होते हैं, ये अपने ऑर्बिट को छोड़ के बाहर नहीं निकल सकते। तो इसलिए हम बोलेंगे कि कंडक्टर के पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता, कंडक्टर के पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं, सॉरी नॉट कंडक्टर बट इंसुलेटर, इंसुलेटर के पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता। और अगर इसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो अगर हम इसको पावर सप्लाई लगाते हैं, यहां से अगर हम लोग पावर सप्लाई लगाते हैं तो ये पावर सप्लाई की वजह से इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, और अगर ये मूव नहीं करेगा तो इसके अंदर कोई भी करंट आप लोगों को नहीं मिलेगा। इंसुलेटर डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स फॉर कंडक्शन, इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन। तो यही मेजर डिफरेंस है, कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो अगर आपने ईएमएफ लगाया तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और हम लोगों को इलेक्ट्रिक करंट मिलता है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट इंसुलेटर, इंसुलेटर के पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, और इसीलिए अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई करते हो, ईएमएफ भी देते हो, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं होता है। तो ये एक डिफरेंस है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज डाई इलेक्ट्रिक, ठीक है। ये जो डाई इलेक्ट्रिक होता है, डाई इलेक्ट्रिक भी बेसिकली एक ऐसा मटेरियल होता है जो बैड कंडक्टर है, जो अपने अंदर से चार्जेस को फ्लो होना अलाउ नहीं करता है। तो ऐसे मटेरियल की हम लोगों को स्टडी करनी है। तो ये जो डाइलेक्ट्रिक है बेसिकली एकदम सिंपल सेंस में आप लोग समझ लो कि डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, एक ऐसा मटेरियल होता है जो बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। कैसा है वो, इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर, अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने नहीं देता। अब ये जो डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से जरा देखते हैं। एक होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक और दूसरा होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो पहले समझ लेते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। द डाइलेक्ट्रिक विच हैव देयर ओन डाइपोल मोमेंट इज कॉल्ड एज पोलर डाइलेक्ट्रिक। ऐसे डाइलेक्ट्रिक जिनके पास खुद का डाइपोल मोमेंट होता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स बोलते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ, कैसे समझेंगे, तो जरा देखो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एक एग्जांपल हम लोग ने वाटर लिया H2O, तो इसका हम लोगों ने स्ट्रक्चर बनाया, दो हाइड्रोजन एटम आ गया, एक ऑक्सीजन एटम आ गया, राइट। तो अभी ये हाइड्रोजन एटम के पास पॉजिटिव आयन, इसके पास भी पॉजिटिव आयन पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, राइट। तो ये हाइड्रोजन के जो पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये पॉजिटिव चार्ज जो इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन का, इनका जो इफेक्ट होगा वो कहां पे होगा, सेंटर में होगा। कहां पे होगा, सेंटर में। और जो ऑक्सीजन है वो सिंगल है, राइट। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन्स है, इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो यहीं पे प्रेजेंट रहेगा, बराबर। देखो ये सिस्टम जो है, पॉजिटिव वाले सिस्टम को देखना है, पॉजिटिव सिस्टम में प्लस इधर है, एक प्लस इधर है, तो ये दोनों प्लस का जो सम है वो कहां पे आ जाएगा, उसका इफेक्ट कहां पे आ जाएगा, सेंटर में। और नेगेटिव एक ही है तो इसका इफेक्ट यहीं पे रहेगा। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, दो अपोजिट नेचर का आपको चार्ज मिल गया और उनके बीच में कुछ डिस्टेंस मिल गया, राइट। तो हमें पता है जब भी आपके पास कोई दो अपोजिट नेचर के चार्ज होते हैं और उनके बीच में कुछ डिस्टेंस होता है, तो ऐसे सिस्टम को हम डाइलेक्ट्रिक्स, सॉरी हम लोग ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं, डाइपोल बोलते हैं। इसका मतलब वाटर के पास खुद का डाइपोल है, और यही द डाइलेक्ट्रिक विच हैव देयर ओन डाइपोल मोमेंट इज कॉल्ड एज पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो इनके पास खुद का डाइपोल मोमेंट है, इसके लिए हम इसे क्या बोलेंगे, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स बोलेंगे। अब जो सेकंड होता है वो होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। सेम टू सेम क्या है नॉन पोलर में, द डाइलेक्ट्रिक विच डू नॉट हैव देयर ओन डाइपोल मोमेंट। ऐसे डाइलेक्ट्रिक जिनके पास खुद का डाइपोल मोमेंट नहीं होता उनको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। एग्जांपल अगर हम लोग देखेंगे CO2, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, बराबर। कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज और इसका नेगेटिव चार्ज, ये दो नेगेटिव चार्ज का इफेक्ट कहां पे आ जाएगा, इधर आ जाएगा सेंटर में। और कार्बन का इफेक्ट ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज का उधर ही है,
तो आप देख सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव दो अपोजिट चार्जेस तो है, बट दोनों के बीच में डिस्टेंस नहीं है, दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहे हैं। तो इसका मतलब इनके पास कोई डाइपोल मोमेंट नहीं है। डाइपोल मोमेंट तभी होता है जब दो अपोजिट नेचर के चार्ज के बीच में डिस्टेंस होता है। इसके अंदर कोई डिस्टेंस नहीं है चार्ज के बीच में, और इसीलिए हम बोलेंगे इनके पास कोई डाइपोल मोमेंट नहीं है। और अगर इनके पास कोई डाइपोल मोमेंट नहीं है तो इसका मतलब है ये क्या है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स है। क्या है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। अब देखो जरा ध्यान से, जब भी आप नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे आपके पास एक प्लेट है मेटल का और यहां पे भी एक प्लेट है मेटल का, और आप लोगों ने इसको पावर सप्लाई लगा के इसके ऊपर चार्ज रख दिया, ये पॉजिटिव चार्ज रख दिया इसके ऊपर आपने, और आप लोगों ने इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रख दिया, यानी कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। राइट, क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ऐसे बोल देता, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को इसके अंदर रख रहे हो। तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा, मैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को रिप्रेजेंट करूंगा कुछ इस तरीके से। देखो जरा ध्यान से, ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है, प्लस और माइनस के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है, दोनों चार्ज के बीच में कोई भी डिस्टेंस नहीं है। राइट है, तो जब आप इस तरीके से नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हो, आपको पता है पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो दो पॉजिटिव और नेगेटिव सिस्टम के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम लोग नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स रख रहे हैं, ये सारे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स है। राइट, प्लस और माइनस के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है, नॉन पोलर है। राइट, तो होगा क्या, अभी फिलहाल मैं बोल देता हूं, इनको कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे, जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे, ये अब मैं यहां पे बोल देता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इक्वल टू जीरो नहीं है, यहां पे बता रहा हूं जीरो है। ठीक है, ऐसे मान के चलो यहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, ऐसे रख दिया। जैसे आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो होगा क्या, जरा ध्यान देना, ये जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्या करेंगे, ये पॉजिटिव को दूर भेज के नेगेटिव को अपने पास खींच लेंगे। तो ये इस तरीके से हो जाएगा, नेगेटिव इधर चला जाएगा, पॉजिटिव इधर, सेम यहाँ पे भी वही होगा, पॉजिटिव इधर आ जाएगा, नेगेटिव इधर। और इस तरीके से जितने भी सारे आपके डाइलेक्ट्रिक्स है वो अपने शेप को इस तरीके से चेंज कर लेंगे ड्यू टू फोर्स ऑफ फील्ड। राइट, तो अब देखो आप नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में डिस्टेंस आ गया। अगर नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में डिस्टेंस आ जाता है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि इनके पास अब डाइपोल मोमेंट भी आ गया। और डाइपोल मोमेंट अगर इनके पास आ गया तो ये क्या बन गए, पोलार बन गए। क्या बन गए, पोलार बन गए। तो आप लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे था पहले, इन लोग भी क्या करेंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करेंगे, ये ई आई। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वो हो जाएगा, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये था, जो अभी इंड्यूस हुआ उसका डायरेक्शन ये, पॉजिटिव से नेगेटिव होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, पॉजिटिव नेगेटिव सबका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये साइड है। तो ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है और ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है। तो अपोजिट एज के लिए दोनों का जो सम होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस माइनस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आप लोगों को याद रखना, जब भी आप नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो वो जो डाइलेक्ट्रिक्स है वो क्या बन जाएगा, पोलर डाइलेक्ट्रिक बन जाएगा, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर हो गया, ओके चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, यहां पे देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, वेदांतु लेके आ चुका है महाराष्ट्र स्कॉलरशिप टेस्ट है, जिसके अंदर आप लोगों को 100% तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है, 1-to-1 मेंटरशिप मिल सकता है टीचर का फॉर योर बेस्ट प्लानिंग, स्टडी प्लान कैसे करना है, रिवीजन कैसे करना है, कौन से नोट्स रिफर करना है, किस तरीके से एग्जामिनेशन को क्रैक करना है, ये सारे गाइडेंस आपको इंडिया के टॉप टीचर से मिल सकता है। तो अभी आप लोगों को रजिस्टर करना है, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है वहां पे क्लिक करके। और ये एग्जाम का जो डेट है आप देख सकते हैं 4th, 5th, 11th एंड 12th ऑफ अक्टूबर ऑफलाइन टेस्ट डेट है। सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। सो टाइम वेस्ट नहीं करना है, बहुत बेनिफिट की चीज है, फटाक से आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक जो दिया उसमें जाके रजिस्टर कर लेना है। ओके, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट नेक्स्ट टॉपिक इज नथिंग बट द कैपेसिटर। क्या है कैपेसिटर, चलो समझते हैं कैपेसिटर क्या है। तो कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो अपने अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करके रख सकता है
और जब भी हम लोगों को जरूरत है हम उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज कर सकते हैं। क्या है कैपेसिटर? कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है, ऐसे आप लोगों ने डिवाइस देखा होगा, ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो अपने अंदर इलेक्ट्रिक करंट या तो चार्जेस बोलो आप स्टोर करके रखता है, और जब भी हम लोगों को जरूरत पड़ेगा वो हम लोग यूज कर सकते हैं। हाँ, लेकिन एक इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है एज कंपेयर टू बैटरी। बैटरी का भी यही काम होता है, वो करंट स्टोर करके रखता है चार्जेस को, और हमें जब जरूरत होता है हम यूज कर लेते हैं। बट कैपेसिटर में ऐसा नहीं, कैपेसिटर में जब जरूरत पड़ेगा आपको पूरा का पूरा यूज करना पड़ेगा। बैटरी में जितना आपने यूज किया फिर रख दोगे आप बंद करके, नेक्स्ट टाइम यूज कर दो। कैपेसिटर में ऐसा नहीं है, एक बार आपने इसको कनेक्ट किया तो आप लोगों को पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाएगा यूज करने के लिए। ठीक है, चलो देखते हैं तो बनाया कैसे जाता है कैपेसिटर को। कैपेसिटर को बनाने के लिए हम लोगों को दो मेटल्स के प्लेट लेने पड़ते हैं। क्या करेंगे? दो मेटल्स के प्लेट लेंगे। जब दो मेटल्स के हम लोग प्लेट लेते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जरा ध्यान देना, ये दो मेटल्स के प्लेट पे आप लोगों को क्या करना है, यहां से पावर सप्लाई लगाना है। ठीक है, यहां से क्या करना है, पावर सप्लाई लगाना है। एक सेकेंड, ये इस तरीके से आपको पावर सप्लाई लगाना है। जैसे आप पावर सप्लाई कनेक्ट करते हो तो ये जो मेटल प्लेट्स होता है इनके ऊपर चार्जेस आ जाते हैं, इंड्यूस हो जाते हैं। चार्जेस क्या हो जाते हैं? इंड्यूस हो जाते हैं। अब चार्जेस इंड्यूस हो गए, पावर सप्लाई निकाल दो। अब इस मेटल प्लेट में चार्जेस ट्रैप हो चुके, अब इस चार्जेस को आप लोग स्टोर करके जब भी आपको जरूरत है यूज कर सकते हैं। तो ये जो दो मेटल प्लेट है इनके बीच में हम लोग बेसिकली एयर रखते हैं या कोई डाइलेक्ट्रिक्स रख देते हैं, इंसुलेटर, सो दैट ये जो चार्जेस हैं ये दोनों मिल नहीं सके। अगर इलेक्ट्रॉन इसके साथ नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के साथ मिलता है तो ये डिस्चार्ज हो जाएगा, पूरा का पूरा एनर्जी खत्म हो जाएगा। इसीलिए हम लोग ध्यान रखते हैं कि ये दोनों मेटल प्लेट डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए जब इसको चार्ज करके रखा गया, तो इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक या एयर हम लोग भर देते हैं। ठीक है, चलो अभी ध्यान से देखना है। अब यहां पे जब आप पावर सप्लाई कनेक्ट करते हो, यहां पे जब आप पावर सप्लाई कनेक्ट करते हो तो एक्चुअल में आप क्या करते हो? एक्चुअल में आप ये यानी कि सेल जो है ये कुछ काम करता है, इस मेटल प्लेट के ऊपर वर्क करता है चार्ज स्टोर करने के लिए। तो जितना भी चार्ज स्टोर करेगा उतना उसको वर्क करना पड़ेगा। अगर चार्ज ज्यादा स्टोर कर रहा है वर्क भी ज्यादा करना पड़ेगा। देयरफॉर वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। और जितना ज्यादा, सब लोग ध्यान से देखना, अब जितना ज्यादा वोल्टेज यहां से दोगे आप, जितना ज्यादा वोल्टेज दोगे उतना ज्यादा वर्क होगा। तो वोल्टेज इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क, राइट। तो अगर आप लोग ध्यान से देखो, यहां पे अगर आप लोग देखोगे तो चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, क्योंकि वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज है, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क है। तो ये दोनों को कंबाइन करोगे तो आपको मिल जाएगा चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। ये हटाओगे कांस्टेंट आएगा के, राइट। अगर v को इधर बुला लोगे तो q अपॉन v इज इक्वल टू कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट जो होता है इसी को बोला जाता है कैपेसिटेंस। तो ये कैपेसिटर का एक क्वांटिटी होता है कैपेसिटेंस, यानी कितना ये एनर्जी स्टोर करके रख सकता है, दैट इज c, कैपेसिटेंस इज गिवन बाय q अपॉन v। इसका यूनिट होता है, ये क्या है, चार्ज, चार्ज का यूनिट होता है कूलम। ये क्या है, पोटेंशियल, वोल्ट, कूलम पर वोल्ट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। इसका जो कैपेसिटेंस का जो दूसरा नाम रखा गया वो क्या रखा गया, फैरेड। इसके कुछ कन्वर्जन्स भी है। अगर आपके पास 1 माइक्रो फैरेड है तो उसे हम 10 टू द पावर -6 फैरेड लिखते हैं। अगर आपके पास 1 नैनो फैरेड है तो इसको हम लोग 10 टू द पावर -9 फैरेड लिखते हैं। अगर हमारे पास 1 पीको फैरेड है तो इसे हम लोग 10 टू द पावर -12 फैरेड लिखते हैं। 1 माइक्रो फैरेड है तो 10 टू द पावर -3 फैरेड। तो ये इन जनरल डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये हमारा जो टॉपिक चल रहा है, आज का सेशन चल रहा है, इसके अंदर हम लोग बस और सिर्फ रिवीजन के लिए ये कंसेप्ट को देख रहे हैं, ठीक है। इसका डिटेल कंसेप्ट आप लोगों को दूसरे वीडियो में देखना पड़ेगा, ये वन शॉट है। इसके अंदर हम लोग सिर्फ रिवीजन पर्पस के लिए ये चीज स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कैपेसिटर के और भी कंसेप्ट को हम लोग क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। अब ये कैपेसिटर के बारे में हम लोग सीख लिए। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आपको याद रखना जरूरी है, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल। अब आते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, यानी कि क्या आप लोग कैपेसिटर को कंबाइन करके लगा सकते हैं? यस, बिल्कुल। तो हम लोग कैपेसिटर को दो तरीके से कंबाइन कर सकते हैं, या तो हम सीरीज में कंबाइन कर सकते हैं या तो पैरेलल में। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सीरीज में कैसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है, और उसके क्या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास 3 कैपेसिटर है, तीनों कैपेसिटर को हम लोग ने एंड टू एंड कनेक्ट कर दिया। इसका मतलब होता है हम लोग ने तीनों कैपेसिटर को
सीरीज में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। मान के चलो इस कैपेसिटर का कैपेसिटी C1, इस कैपेसिटर का कैपेसिटी C2 और तीसरे वाले कैपेसिटर का कैपेसिटी है C3, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग ये तीनों कैपेसिटर को AB के अक्रॉस में पोटेंशियल V देंगे, जिसकी वजह से कुछ चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे Q, राइट। अब आपको याद रखना है जब भी आप कैपेसिटेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हो तो जो पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर, हर एक कैपेसिटर के पास जो पोटेंशियल डिफरेंस दिखेगा वो अलग अलग दिखेगा। जो आप लोगों ने यहां से वोल्टेज दिया है वो वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा, तो फर्स्ट कैपेसिटर के पास V1 जाएगा, सेकंड के पास V2 जाएगा, थर्ड के पास V3। क्या, अगर आप कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करते हो, कैसे कनेक्ट करते हो, सीरीज में, तो पोटेंशियल हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, V1 V2 V3, बट चार्जेस जो है वो सारे कैपेसिटर के अक्रॉस में इक्वल जाएगा। तो जो Q चार्ज जनरेट हुआ था इसमें भी Q जाएगा, इसमें भी Q जाएगा और इसमें भी Q जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो मुझे ये क्लियर दिख रहा है कि अगर V इधर डिवाइड हो चुका है तो अगर मैं ये तीनों को ऐड करूं तो मेरे को वापस से V मिल जाएगा, बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि मैथमेटिकली इस डायग्राम को देख के मैं बोल सकता हूं V1 प्लस V2 प्लस V3 अगर मैं करूं तो मेरे को टोटल पोटेंशियल V मिल जाएगा, राइट, ओके। अब हम लोगों को पता है V का फॉर्मूला क्या होता है, V का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस। तो V1 का फॉर्मूला क्या होगा, V1 का फॉर्मूला होगा Q अपॉन C1, V2 का फॉर्मूला होगा Q अपॉन C2, V3 का फॉर्मूला होगा Q अपॉन C3। अब इस इक्वेशन में रख दो, V की जगह क्या रखूंगा, Q बाय C, V1 की जगह रखूंगा Q अपॉन C1, V2 की जगह रखूंगा Q अपॉन C2, V3 Q अपॉन C3। यहाँ पे मैं रख देता हूँ S लगा देता हूँ, मतलब कैपेसिटेंस सीरीज में है, ठीक है। अब इसमें से Q कॉमन निकाल लो, ये ऐसे रहने दो, यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन C1 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, Q और Q कैंसिल हो गया और आप लोगों का फाइनल इक्वेशन आ गया 1 अपॉन CS इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो 1 अपॉन CS है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग आपको इनवर्स मिला है टोटल कैपेसिटेंस का। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लो, ये तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, नीचे C1 है तो इधर C2 C3 आ जाएगा, इधर C2 है तो C1 C3, C3 है तो C1 C2, इसको उल्टा कर दो तो आप लोगों को टोटल कैपेसिटेंस सीरीज का मिल जाएगा। तो क्या होता है, पहले ऊपर वाले टर्म में तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, नीचे क्या करो, उनके क्या पेयर्स बना के उसको ऐड कर दो, राइट। या तो ये जनरल फॉर्मूला आप याद रखोगे तो भी चलेगा। तो क्या सीखा, अगर आप कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करते तो वो डायरेक्टली टोटल सम ऐड नहीं होता, आप देख सकते उल्टा क्या हो रहा है, ये रिड्यूस हो जाएगा। अगर आप बहुत सारे कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करते हो तो टोटल कैपेसिटेंस, ओवरऑल कैपेसिटेंस जो आएगा वो डिक्रीज हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट जो है वो है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, देखो यहाँ पे 3 कैपेसिटर है C1 C2 C3, हम लोग ने इसको A और B के अक्रॉस में कनेक्ट कर दिया, पैरेलली कनेक्ट किया और यहाँ से हम पावर सप्लाई V दे रहे। तो अभी जब भी आप कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट करोगे, कैसे पैरेलल में, तो यहाँ पे होता क्या है कि जो वोल्टेज होता है वो अक्रॉस ईच कैपेसिटर सेम जाता है, बट चार्जेस इस केस में अब डिवाइड हो जाता है। तो अगर आप देखोगे यहाँ से Q चार्ज बन रहा था, इसके पास Q1 गया, इसके पास Q2 और इसके पास Q3 चार्ज चला गया, और यहाँ से जो पोटेंशियल आपने V दिया था सारे के सारे कैपेसिटर के पास सेम पोटेंशियल चला गया। तो ये डिफरेंस है सीरीज और किसमें, पैरेलल में, ठीक है। चलो, तो अगर मैं बोल रहा हूँ Q जो है चार्ज जो है वो अगर डिवाइड हो रहा है Q1 Q2 Q3, तो जब मैं ये तीनों को ऐड करूँ तो Q मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू Q, राइट। अब Q का वैल्यू क्या होता है, C इंटू V होता है, तो Q1 क्या हो जाएगा, C1 V हो जाएगा, Q2 हो जाएगा C2 V C3 V, राइट। इसके जगह रख दो, Q के जगह C V रख दिया, Q1 के जगह C1 V रख दिया, Q2 के जगह C2 V, Q3 के जगह C3 V, राइट। अब CPV C, इसमें से V कॉमन निकाल लिया, C1 C2 C3 बचा, V और V कैंसिल हो गया, तो टोटल कैपेसिटेंस पैरेलल क्या मिल गया, एडिशन। मतलब अगर आप कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो टोटल कैपेसिटेंस सिस्टम का इंक्रीज हो जाता है, और अगर सीरीज में कनेक्ट करोगे तो क्या हो जाता है, डिक्रीज। तो ये डिफरेंस है सिस्टम ऑफ कैपेसिटर का। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं और हम लोग अभी और भी कैपेसिटर के कंसेप्ट को समझते हैं। अब हम लोग देखते हैं कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक। तो ये कैपेसिटर, इसके बीच में जो जगह है इसमें आप लोगों ने कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं रखा है, कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं रखा है, तो फिर इसके कैपेसिटेंस को होगा क्या, इसके कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर आप उनके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं रखते, और सेकेंड अगर आप उनके अंदर डाइलेक्ट्रिक रख देते तो
ओवरऑल जो कैपेसिटर है उसके कैपेसिटेंस पे क्या असर पड़ेगा, फर्क पड़ेगा, ये हमें देखना है। ठीक है, चलो ध्यान दो। हमारे पास ये कैपेसिटर का प्लेट है, ठीक है। अब इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर बनेगा वो जीरो बनेगा, अंदर ही बनेगा। बाहर इधर पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, इधर नेगेटिव, ये एक दूसरे को कैंसिल करके जीरो हो जाएंगे। देखो द प्लेट इज इक्वल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाहर की तरफ बात कर रहे हैं हम लोग, इधर प्लस और इससे माइनस बनेगा, टोटल ऐड करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनता, दस देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द प्लेट। बट इनसाइड की बात करेंगे बिल्कुल बनेगा यहाँ पे। तो ये एक आप देख सकते हैं क्या है, ये है थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट। तो आप लोगों ने गॉस लॉ में देखा था, थर्ड एप्लीकेशन, किसी भी थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट से आसपास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो बनता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इससे भी बनेगा, इससे भी, इससे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द प्लेट, पहले वाले प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और सेकेंड वाले प्लेट से भी उतने बनेगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल ये दोनों का एडिशन हो जाएगा, तो ये हाफ सिग्मा है, ये भी हाफ, हाफ और हाफ क्या होता है, 1 हो जाता है। तो ये क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ओरिजिनल वाला अंदर जो बना है वो हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनल इज इक्वल टू सिग्मा का वैल्यू रख दिया, क्यू अपॉन ए होता है सिग्मा का फॉर्मूला, रख दिया, तो क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दिया। नेक्स्ट, बट हमें ये भी पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू और एक होता है पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट, राइट। तो मैंने क्या किया, ये जो ई नॉट है इसके जगह क्या रख दिया, वी डी रख दिया, और यहाँ पे क्यू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद जो यहाँ पे वी अपॉन डी था, डी को इधर भेज दिया, तो वी का वैल्यू मिल गया क्यू डी ए एप्सिलॉन नॉट। बट अब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू अपॉन वी, ये जो वी का वैल्यू मिला इसके जगह रख दो, तो क्यू डी ए एप्सिलॉन नॉट, सी इज इक्वल टू क्यू, वी की जगह क्यू डी ए एप्सिलॉन नॉट यहाँ से रखा, क्यू क्यू कैंसिल, ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, और आपको कैपेसिटेंस मिला ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। मतलब अगर आपके पास कोई कैपेसिटर है जिसके बीच में आप लोगों ने कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं रखा है, तो उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है उसका एरिया एप्सिलॉन नॉट अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट। क्लियर हो गया, राइट। तो ये चीज आपको याद रखना है। अब हम लोग सेकेंड केस देखेंगे, जब आप डाइलेक्ट्रिक रख दोगे। देखो विथ डाइलेक्ट्रिक, अगर आप कैपेसिटर के दो प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक रख देते हो तो क्या होगा, तो देखो यहाँ पे आपके पास दो प्लेट है जिनके बीच में डिस्टेंस है स्मॉल डी, आपने एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया जिसका डिस्टेंस थिकनेस है टी, स्मॉल टी। अब डाइलेक्ट्रिक का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, और इसने जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना इस डायरेक्शन में। डाइलेक्ट्रिक आप लोगों ने देखा था, जैसे डाइलेक्ट्रिक को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेता है, जिसको इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो इसने खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड बना, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, जिसको डिनोट किया गया ई आई से, और ये प्लेट ने खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट इस डायरेक्शन में बना। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का एडिशन होगा। तो देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इंड्यूस, माइनस इसलिए किया क्योंकि ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इंड्यूस इस डायरेक्शन में। क्लियर, ओके। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला रखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग ने देखा है, उस हिसाब से यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला रखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोग ने देखा है V अपॉन डी होता है, तो V का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E इंटू डी। तो V इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज, ये वाला प्लेट भी बनाएगा, ये भी बनाएगा, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं ये ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना वोल्टेज बनाएगा। तो कितना वोल्टेज बनाएगा, आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट। तो ये जो आप लोगों का प्लेट है इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना है उसका जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल है इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड था, और दोनों प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है, इफेक्टिव डिस्टेंस, डिस्टेंस डी था बट कुछ कवर किसने कर लिया, टी ने, तो डी माइनस टी आपका डिस्टेंस हो जाएगा। प्लस ये भी पोटेंशियल बनाएगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ई आई है और इसका थिकनेस टी है, तो ई आई इंटू टी। ठीक है, ये हो गया ई नॉट डी माइनस टी। अब ई आई का एक वैल्यू होता है, अगर ओरिजिनल और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो लो तो के हो जाता है, तो ई आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, ई नॉट अपॉन के। तो ई आई के जगह ई नॉट अपॉन के रख दिया। याद रखना ई आई मतलब इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड मेटल प्लेट्स ने जो बनाए थे। अब आप क्या करोगे, ई नॉट कॉमन निकाल लो, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ठीक है, अब ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का अभी हम लोग ने फॉर्मूला बनाया था क्यू, राइट। क्या बनाया था, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, रख दिया यहाँ पे, डी माइनस टी प्लस के। बट हमें पता है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला था सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, वी का वैल्यू ये रख दो,
तो ये हो जाएगा C इज इक्वल टू क्यू, V का वैल्यू रख दिया Q A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस टी अपॉन के, क्यू क्यू कैंसिल, A एप्सिलॉन ऊपर गया, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस टी प्लस टी अपॉन के, इतना फॉर्मूला आ गया। अगर मान के चलो D और T का वैल्यू सेम है, D और T का वैल्यू सेम है, मतलब आपने पूरा का पूरा जगह भर दिया है डाइलेक्ट्रिक से, तो यहां पे भी D आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन T अपॉन K बचेगा, बराबर है। K को ऊपर भेज दो, A एप्सिलॉन नॉट K अपॉन D। अब आप देख सकते हो जो कैपेसिटेंस अब बन रहा है डाइलेक्ट्रिक पुट करने के बाद वो हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट D क्या था, A एप्सिलॉन नॉट D कैपेसिटेंस था, ओरिजिनल कैपेसिटेंस, राइट। तो अब भी का कैपेसिटेंस हो जाएगा ओरिजिनल कैपेसिटेंस टाइम्स ऑफ K, यानी जो डाइलेक्ट्रिक आपने रखा है वो डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट ओरिजिनल कैपेसिटेंस पे हो जाएगा और नया कैपेसिटेंस खुद बदल जाएगा। कब? जब आप क्या रखोगे, डाइलेक्ट्रिक्स। तो जब आप डाइलेक्ट्रिक्स नहीं रखे थे तो इसका जो कैपेसिटेंस था वो क्या था, C नॉट था। कितना था, C नॉट था। लेकिन जैसे आपने डाइलेक्ट्रिक रख दिया तो जो नया कैपेसिटेंस है, ओरिजिनल जो कैपेसिटेंस था उसका K टाइम्स हो गया, K टाइम्स हो गया, राइट। तो डाइलेक्ट्रिक के ऊपर डिपेंड करेगा कैपेसिटेंस कितना होगा। इस तरीके से ये हमारा टॉपिक खत्म हो जाता है कैपेसिटेंस का। किसका? कैपेसिटेंस का। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। ठीक है, चलो देखो ध्यान से। मेरे पास ये मेटल प्लेट है, अभी इसके ऊपर कोई भी चार्जेस स्टोर नहीं है। अब मैं इसके ऊपर चार्जेस स्टोर करूंगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को इसको पावर सप्लाई लगाना पड़ेगा, राइट। जैसे आप इसको पावर सप्लाई लगाओगे इसके ऊपर चार्ज धीरे धीरे स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मान के चलो ये जब चार्जिंग का प्रोसेस हो रहा था तो इसके ऊपर कुछ चार्जेस स्टोर हुआ, ये इतना, ठीक है। ये जो चार्जेस था ड्यूरिंग चार्जिंग प्रोसेस, इतना चार्ज इसके ऊपर स्टोर हुआ। तो हम लोग ने चेक किया कि कितना चार्ज स्टोर है, तो हम लोग ने बोला फिलहाल अभी हम लोगों को ऐसा कुछ दिख रहा है, Q डैश चार्ज स्टोर हो गया है। कितना? Q डैश चार्ज स्टोर हुआ है। तो Q डैश चार्ज, Q चार्ज का वैल्यू कितना है, जो इसके ऊपर अभी फिलहाल पूरा चार्ज स्टोर नहीं हुआ है, इसको हम लोग ने पावर सप्लाई दिया तो इसकी वजह से इसके ऊपर चार्ज इंड्यूस होने लगे। तो ये चार्ज जो इंड्यूस होगा इसके लिए जो आपका सेल है वो कुछ काम कर रहा है, जो काम सेल करेगा चार्ज को स्टोर करने के लिए वो इसका क्या होगा, एनर्जी होगा, ठीक है। तो हम लोग ने जैसे चार्जिंग का प्रोसेस स्टार्ट किया, बीच में हम लोग ने चेक किया जब पूरा चार्ज हुआ नहीं था तो इसके ऊपर चार्ज था Q डैश, मान के चलो Q डैश, ठीक है, राइट। और वो कितना होगा, तो आंसर है, चार्ज का फॉर्मूला होता है C इंटू V। तो यहां से V का वैल्यू क्या बन जाएगा, V का वैल्यू बन जाएगा Q डैश अपॉन C। करेक्ट है, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। फिर वापस से आप लोगों ने इसको स्टार्ट किया और थोड़े टाइम के बाद तुरंत स्टार्ट किया, थोड़ा सा चार्ज इसके ऊपर स्टोर था dq, राइट। फिर आप लोगों ने वो वर्क देखा, सो स्मॉल वर्क जो हुआ, स्मॉल वर्क dq डन ऑन मेटल प्लेट, स्मॉल वर्क dw है, small work dw done on metal plate to store small charge dq is कितना होगा, तो dw बराबर, dw का वैल्यू क्या होता है, v इंटू dq। वर्क डन क्या होता है, पोटेंशियल इंटू चार्ज, राइट। सो टोटल आप लोगों का जो बनेगा, टोटल वर्क डन इज ऑब्टेन्ड बाय, कैसे निकालोगे, जो ऊपर वाला इक्वेशन आया है उसको इंटीग्रेट करोगे, ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 2। इंटीग्रेट कर लो, कहां से, पहले जीरो चार्ज था, अभी टोटल चार्ज कितना स्टोर होने वाला है, Q, ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू Q, dw की वैल्यू रख दो V इंटू dq। ये हो जाएगा टोटल वर्क, इंटीग्रेशन 0 टू Q, V का वैल्यू क्या है, Q डैश अपॉन C, तो ये रख दिया Q डैश अपॉन C इंटू dq। अब जो कांस्टेंट है उसको इंटीग्रेशन से बाहर लिख लेंगे, C कांस्टेंट होता है, इसे बाहर आ जाएगा,
सो आपको मिलेगा टोटल वर्क इज इक्वल टू 1/c इंटीग्रेशन 0 to q डैश इंटू डी क्यू। अब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे, हम लोग जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 1/c q डैश का स्क्वायर अपॉन 2 0 to q। अभी आपको पता है क्या करना है हमें, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो वर्क डन इज इक्वल टू 1/c, इसकी जगह हायर लिमिट रख दो q स्क्वायर अपॉन 2 माइनस लोअर लिमिट 0 स्क्वायर अपॉन 2। तो टोटल वर्क आपको क्या मिलेगा, 1/c q स्क्वायर अपॉन 2, और ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपका टोटल वर्क डन क्या हो गया, आपका टोटल वर्क डन हो गया q स्क्वायर अपॉन 2c। और ये जो वर्क डन हुआ इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। तो इतना एनर्जी कैपेसिटर के अंदर स्टोर होता है, कितना, q स्क्वायर अपॉन 2c। आप इसको ना अलग अलग फॉर्मेट में लिख सकते हैं, लाइक हमें पता है q इज इक्वल टू क्या होता है, c इंटू वी, इधर रख दो तो u हो जाएगा c स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन 2c, एक c कैंसिल, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या मिल गया आपको, 1/2 cv स्क्वायर। तो इतना इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक कैपेसिटर के अंदर स्टोर होता है अगर आप उसको क्या करोगे, पोटेंशियल देके चार्ज करोगे। तो ये डेरिवेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो, तो अच्छी तरीके से इसको भी आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। फॉर्मूला को फटाक से नोट कर लेना, टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर इज हाफ cv स्क्वायर। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है। तो ये एक रिवीजन का सेशन है, इसके अंदर थोड़ा सा हम कंसेप्ट को फटाफट देख रहे हैं, ठीक है, डिटेल में हम नहीं देख रहे हैं। डिटेल के लिए आप लोगों को इंडिविजुअल जो लेक्चर्स बनाए गए उसको देखना है, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये रिवीजन पर्पस के लिए लेक्चर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो हमारा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है वेन डी ग्राफ जनरेटर, ठीक है। तो जरा देखो वेन डी ग्राफ जनरेटर जो होता है ये क्या होता है। वेन डी ग्राफ जनरेटर आप देख सकते हैं, इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू डेवलप वेरी हाई पोटेंशियल ऑफ ऑर्डर 10 to the 7 वोल्ट। बहुत ज्यादा वोल्टेज की जरूरत है अगर आपको, तो आप वेन डी ग्राफ जनरेटर से बना सकते हैं। कैसे करेंगे वो भी हम देखेंगे, पहले कुछ यूज देख लो इसका, ठीक है। इसका यूज देख लेते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या है, दिस जनरेशन इज बेस्ड ऑन द फिनोमिनन ऑफ कोरोना डिस्चार्ज। जब एक्सेस चार्जेस हो जाते हैं तो वो एयर में डिस्चार्ज होने लगते हैं, उसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है ये, ठीक है। देखो जरा ध्यान से कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं। कंस्ट्रक्शन में आपको बता दूं, यहाँ पे दो पुल्ली सिस्टम लगाया गया P1 एंड P2, जो कि मोटर की मदद से रोटेट होता है। इसके ऊपर एक कन्वेयर बेल्ट लगाया गया जो ऐसे मूव करेगा। उसके बाद ये कन्वेयर बेल्ट यहाँ पे एक स्प्रे ब्रश A से कनेक्टेड है, और यहाँ पे एक DC पावर सप्लाई है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कलेक्टर ब्रश है C, और ये आप लोगों को मेटेलिक सरफेस दिख रहा है। और ये जो पूरा स्टील का सरफेस है, इसको हम लोगों ने क्या किया, जो अंदर का सरफेस है स्टील के सरफेस के अंदर बंद किया है, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक इवैक्यूएटेड चैम्बर है, इसके अंदर आयंस पार्टिकल भरे हुए, आयंस मतलब हाइड्रोजन आयंस भरे हुए, ठीक है। और यहाँ पे एक टारगेट को रखा जाता है, एटम्स या न्यूक्लियस, जिसकी हमें स्टडी करनी। तो दो काम है इससे, एक तो हाई पोटेंशियल जनरेट कर सकते हैं, सेकेंड आप लोग न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को स्टडी कर सकते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन को स्टडी कर सकते हैं, एटॉमिक पार्टिकल को स्टडी कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इसके काम है। तो कैसे काम करता है वो जरा हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जैसे आप ये पावर सप्लाई और ये मोटर को चालू करोगे तो ये कन्वेयर बेल्ट रोटेट होने लगेगा। अब पावर सप्लाई को चालू करोगे तो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ये स्प्रे ब्रश की मदद से इस बेल्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज को स्प्रे कर देगा, और धीरे धीरे पॉजिटिव चार्ज ये स्प्रे बेल्ट की मदद से ऊपर जाएगा, और कलेक्टर जो है, कलेक्टर ब्रश, इसे कलेक्ट करके इस मेटल सरफेस पे एक्यूमुलेट करने लगेगा, जमा करने लगेगा। तो ये धीरे 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 जमा होगा मेटल सरफेस पे, और वहां का पोटेंशियल बहुत ज्यादा यानी कि राइज होने लगेगा, बहुत ज्यादा राइज होगा। और अगर आप देख सकते हैं इस मेटल सरफेस को हम लोग ने इवैक्यूएटेड चेंबर में लेके गए हैं। इवैक्यूएटेड चेंबर के अंदर हम लोग ने आयंस रखा है, क्या रखा है, आयंस रखा है, ठीक है। तो अभी ये जो आयंस है, जरा ध्यान देना, जो आयंस है अंदर चार्ज पार्टिकल है, यहाँ का पोटेंशियल देखो पॉजिटिव है, बहुत हाई पोटेंशियल है। यहाँ का पोटेंशियल क्या है, यहाँ का पोटेंशियल नेगेटिव है, अर्थ है, राइट। तो हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल, वेरी हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल, राइट, इनके बीच में क्या है, इनके बीच में आयंस रखा है। तो आयंस क्या करेंगे, मूव करेंगे, हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ मूव करेंगे। तो ड्यू टू वेरी हाई डिफरेंस, यहाँ पे बहुत ज्यादा पोटेंशियल क्रिएट हुआ है, यहाँ पे जीरो पोटेंशियल, तो इसकी डिफरेंस की वजह से सारे के सारे आयन पार्टिकल बहुत तेजी से नीचे जाएंगे, और यहाँ पे जो भी टारगेट है उसको हिट करके ब्रेक कर देंगे, और इसके बाद इस तरीके से इसकी स्टडी की जाएगी। क्लियर है।
तो ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक का। तो ये टॉपिक में हम लोग ने वन शॉट में डिस्कस किया इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो क्या क्या है, कौन कौन से फॉर्मूलेज हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसके अंदर सारे के सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए। तो ये एक रिवीजन पर्पस के लिए आपके लिए वन शॉट थे, ठीक है। इसके बाद और भी सारे टॉपिक्स के वन शॉट आपको मिलते रहेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहना है, सीखते रहना है। वापस से मैं आपको बता दूं इंपॉर्टेंट चीजें कि जो वेदांतु महाराष्ट्र है ये आप लोगों के लिए एमवी सेट ला चुका है, स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट है, जहां पे आप लोगों को 100% स्कॉलरशिप मिल सकता है और आप लोगों को टीचर के साथ, इंडिया के बेस्ट टॉप टीचर्स के साथ 1-to-1 इंटरैक्शन, लाइव सेशंस एज वेल एज स्टडी प्लान भी आपको प्रोवाइड होगा। आप लोगों को किस तरीके से एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक करना है, सही प्रॉपर गाइडेंस, स्टडी प्लान, सारे के सारे चीज आपको मिलेंगे। बट ये चीज को हासिल करने के लिए आप लोगों को स्कॉलरशिप टेस्ट क्रैक करना पड़ेगा। तो स्कॉलरशिप टेस्ट को रजिस्टर करने के लिए अभी आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है और जो लिंक दिया गया उस पर क्लिक करके रजिस्टर कर लेना है। एग्जाम डेट्स आर आज फॉलो 4, 5, 11 एंड 12 ऑफ अक्टूबर ऑफलाइन टेस्ट रहेगा। तो इसको आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, दोस्तों को बताना है और इसका बेनिफिट लेना है। तो इस तरीके से हमारे साथ जुड़े रहे, सीखते रहे। हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।